स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। देखिए, इससे पहले हम लोग पाषाण काल से स्टार्ट करके और हम लोग सूत्र काल तक फिनिश कर लिए। ये भी देख लिए कि मगध का उत्कर्ष कैसे हुआ और मगध का पतन जब हुआ तो मौर्य साम्राज्य की नींव कैसी रखी, इसके बेसिक के बारे में जान लिए हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हम आते हैं मौर्य काल के बारे में। मौर्य काल का जो टाइमलाइन है ये फोर्थ फोर्थ बीसी से लेके सेकेंड एडी फोर्थ बीसी से लेके सेकेंड बीसी तक इसका काल है। किसका? मौर्य काल का। तो फोर्थ, जब भी मौर्य काल की बात करेंगे तो फोर्थ बीसी से लेके सेकेंड बीसी तक की बात करा जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें देखते हैं डिटेल में कि मौर्य काल के क्या क्या घटनाएं हैं, उसके साहित्यिक स्रोत या साक्ष्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आईएएस और यूपीपीसीएस में, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना और यहाँ से सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। तो मैंने बताया था कि जो मगध था, मगध में 3 वंश पढ़े थे। एक तो पढ़ा था हर्यक वंश। हर्यक वंश के बाद आया था कौन? शिशु नाग वंश आया था। उसके बाद नंद वंश आया था। नंद वंश में हमने महापद्मानंद और घनानंद के बारे में बोले थे। घनानंद के बारे में जब पढ़े थे तो उसी समय बताया था कि अलेक्जेंडर का क्या हुआ था, इन्वेजन हुआ था या आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, या इनको अग्रमीज बोला जाता है घनानंद को, उनको हराकर मौर्य वंश की नींव किसने रखा था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा था और कौटिल्य की सहायता से किया था। ये किसकी सहायता से? कौटिल्य की सहायता से ये प्राप्त किया था। ठीक, तो यहाँ पे नंद वंश को हरा के या घनानंद को हराकर मौर्य वंश की नींव किसने रखा? चंद्रगुप्त मौर्य ने रखा। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इसका स्रोत मिलता है। किसके बारे में? तो मौर्य वंश के बारे में हमें कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में से स्रोत मिलता है। ये 15 अध्यायों में लिखा गया है, 15 अध्याय है। ठीक है, इसकी तुलना देखें तो पश्चिम के मैकियावेली हैं, उनके एक बुक है प्रिंस, उससे किया जाता है। तो मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किसका किया जाता है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र का किया जाता है। ठीक, जो अर्थशास्त्र है वो बिल्कुल राजनीतिक पे केंद्रित है। नाम भले अर्थशास्त्र है, तो अर्थशास्त्र को ये मत बोलना कि वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, नहीं, ये राजनीतिक पे केंद्रित ज्यादा है। इसमें सप्तांग का सिद्धांत दिया गया। उन्होंने बोला कि किसी भी राज्य का 7 अंग होते हैं। तो 7 अंग में कौन कौन है? तो राजा, दूसरा आमत्य, तीसरा जनपद या राज्य बोल दे, राज्य क्षेत्र, चौथा होता है दुर्ग या किला, पांचवा होता है कोष या धन, छठा होता है दंड या सेना, और सातवां होता है मित्र। तो सप्तांग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पहला कौन सा है? सातवां तो पूछ लिया गया है कि सप्तांग का सातवां कौन सा है? तो वो मित्र है। तो पहला है क्या? राजा। राजा के बाद कौन आता है? आमत्य आता है। उसके बाद जनपद आ जाएगा। जनपद के बाद तुम्हारा क्या आ जाएगा? दुर्ग आ जाएगा। और दुर्ग के बाद क्या आ जाएगा? कोष आ जाएगा या धन। उसके बाद दंड या सेना आ जाएगा और सातवां क्या आ जाएगा? मित्र आ जाएगा। तो देखो, पहला है राजा, दूसरा है आमत्य, तीसरा है जनपद, चौथा है दुर्ग, पांचवा है कोष या धन, छठा है सेना या दंड और सातवां है मित्र। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। इसमें अर्थशास्त्र में 18 तीर्थ और 27 अध्यक्षों का विवरण लिखा गया है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य के 18 तीर्थ और 27 क्या अध्यक्षों का विवरण लिखा गया है। अर्थव्यवस्था पे राजकीय नियंत्रण था। तो अर्थव्यवस्था पे किसका नियंत्रण था? राजकीय नियंत्रण था, ये भी बात बताया गया है। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कि भूमि कर 1/6 भाग था। तो भूमि कर या लैंड रेवेन्यू तो किस 1/6 भाग में लिया जाता था। तो ये ध्यान रखना। कौटिल्य ने प्रथम बार शूद्रों को आर्य कहा था। तो पूछा जाता है कि किसने शूद्रों को प्रथम बार आर्य कहा था? तो कौटिल्य ने कहा था। ठीक है, कौटिल्य का बचपन का नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त था। ठीक, दूसरा साक्ष्य में देखें, मौर्य काल के साक्ष्य मिलता है मेगास्थनीज के इंडिका में मिलता है। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडिका कौन लिखा है? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। ठीक है, और मेगास्थनीज जो सेल्यूकस था उसका राजदूत था। तो मेगास्थनीज किसका राजदूत था? सेल्यूकस का राजदूत था। ठीक है, इसकी जो मूल प्रति है अभी उपलब्ध नहीं है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो जो लोग और यात्री आए थे तो इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, और इसने पाटलिपुत्र पटना नगर के बारे में विवरण लिखा है। किसके? तो प्रशासन का विवरण लिखा है कौन? मेगास्थनीज। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि मेगास्थनीज के अनुसार समाज में कितने भागों में बटा था? तो समाज 7 भागों में बटा था। कितने भागों में बटा था मेगास्थनीज के अनुसार? 7 भागों में। तो 7 भागों में बटा था, तो कौन कौन था? तो दार्शनिक था या ब्राह्मण, दूसरा किसान था, तीसरा चरवाहा ग्वाला अहिर, और चौथा व्यापारी या कारीगर शिल्पी होते थे, और पांचवा होता था सैनिक, और छठा होता था गुप्तचर या निरीक्षक, और सातवां होता था सभासद या मंत्री। ठीक है, भूमि का 1/4 भाग ये बोला है। भूमि कर कितना? 1/4। वहीं कौटिल्य ने कितना बताया? 1/6 भाग। दोनों याद रखना। तो कौटिल्य ने 1/6 भाग क्या बताया? भूमि कर। जबकि मेगास्थनीज ने कितना बताया था? 1/4 भाग। ठीक, इसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट ये आता है कि भारत में अकाल, दास प्रथा और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। ये कौन बोलता है? ये मेगास्थनीज बोलता है कि अकाल और दास प्रथा और लेखन कला का ज्ञान नहीं था। तो ये मेगास्थनीज बोलता है। तो दूसरा हमने साक्ष्य देख लिया, एक तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र देखा, दूसरा मेगास्थनीज का क्या देखा? मेगास्थनीज का हमने
इंडिका देखा और उसके बाद विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस में मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। ये 9वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। 9वीं सदी में इसकी रचना किया गया था। चंद्रगुप्त को ब्रिसल, कुलहीन, शूद्र आदि कहा गया था। तो विशाखा दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या क्या बोला था? ब्रिसल बोला था, कुलहीन बोला था, शूद्र बोला था। किसने? विशाखा दत्त ने अपनी किताब मुद्रा राक्षस में बोला था। ठीक है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य दरबार का उल्लेख है। तो इनके दरबार का उल्लेख किस में मिलता है? मुद्रा राक्षस में मिलता है। ठीक है, अन्य ग्रंथ में देखें जिसमें मौर्य साम्राज्य के बारे में बात मिलता है, तो एक क्षेमेंद्र है, उनकी द्वारा रचना की गई पुस्तक है बृहत कथा मंजरी। बृहत कथा मंजरी में क्या मिलता है? मौर्य साम्राज्य के बारे में मिलता है। सोमदेव क्या लिखा है था? तो कथा सरित सागर, कथा सरित सागर लिखा था सोमदेव। इस बुक में भी मौर्य साम्राज्य के बारे में विवरण मिलता है। ठीक है, तो क्षेमेंद्र द्वारा बृहत बृहत कथा मंजरी और सोमदेव द्वारा लिखा गया था कथा सरित सागर। ठीक, अब देखो साक्ष्य में अभी तक तो साहित्यिक साक्ष्य देख रहे थे। अब फॉसिल एविडेंसेस या पुरातात्विक स्रोत में देखें तो अशोक का अभिलेख है जो सबसे ज्यादा मौर्य साम्राज्य के बारे में बताता है। तो अभिलेख इसके 3 प्रकार के थे। जो मौर्य अशोक के अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे। कौन कौन? तो शिलालेख होता था। शिलालेख में कौन सा? एक बृहत होता था और दूसरा लघु होता था। तो एक तो शिलालेख मिला, दूसरा स्तंभ लेख मिला था, इसमें भी बृहत और लघु मिला था, और तीसरा मिला था हमारा गुहा लेख। तो शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहा लेख, तीनों प्रकार के अभिलेख अशोक के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है ना। और वेरी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पहली बार डिसाइफर या पहली बार अशोक के अभिलेखों को किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में पढ़ा था। तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ा कौन था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ठीक है, और उन्होंने ब्राह्मी ग्रीक लिपियों की सहायता से दिल्ली टोपरा, तो जेम्स प्रिंसेप ने जो दिल्ली टोपरा है, दिल्ली टोपरा अभिलेख, उससे स्टार्ट किया था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। ग्रीक लिपि से, ब्राह्मी और ग्रीक लिपि से उसने क्या किया था? इस लेख को पढ़ा था। कौन वाले लेख को? तो दिल्ली टोपरा लेख को पढ़ा था। तो ये भी याद रखना, पूछे कि कौन से लेख को सबसे पहले पढ़ा था, तो दिल्ली टोपरा वाला लेख पढ़ा था। लिपि कैसी थी? तो इनकी अगर देखें अभिलेख में तो लिपि कौन कौन मिलता है? एक तो ब्राह्मी मिलता है, दूसरा खरोष्टी मिलता है, तीसरा यूनानी मिलता है और चौथा अरेमाइक मिलता है। तो ये ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी और अरेमाइक लिपि मिलता है किसके अभिलेख में? ये अशोक के अभिलेख में मिलता है। ठीक है, जो भारत में पाए गए हैं वो सभी अभिलेख किसमें हैं? ब्राह्मी में। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, जो भारत में अभिलेख लिखे गए हैं, भारत में पाए गए हैं, वो सब ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। जो भारत के बाहर अभिलेख लिखे गए हैं वो खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी में लिखे गए हैं। तो भारत के अंदर जो भारत में पाए गए हैं वो लेख किसमें है? ब्राह्मी लिपि में। और जो बाहर हैं उसमें खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी आदि का प्रयोग किया गया। ठीक, एक और कंसेप्ट कह लो या तथ्य कह लो। देखो है क्या कि जो बाहर पाए गए थे, जो भी बाहर पाए गए थे वो बृहत शिलालेख ही थे। इसके अलावा और कोई अभिलेख नहीं मिला था। जो बृहत शिलालेख अभिलेख थे वही मिले थे जो भारत के बाहर पाए गए थे। उसके अलावा जो भी पाया गया वो सब भारत में ही पाया गया, और उसमें ब्राह्मी के, जिसमें ब्राह्मी के अतिरिक्त अन्य लिपियों का प्रयोग हुआ था। किसमें? बृहत शिलालेख में। तो भारत के बाहर जो पाए गए शिलालेख उसी में क्या ब्राह्मी के अतिरिक्त लिपियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है ना। तो ब्राह्मी के अतिरिक्त लिपियों का प्रयोग कहाँ किया गया है? तो भारत से बाहर किया गया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बृहत शिलालेख ही मिले हैं, और कोई शिलालेख नहीं मिला है, ये ध्यान रखना। तो अगर कह लें कि लघु शिलालेख, बृहत स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख, गुहा लेख आदि में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है, तो ये बात सत्य होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अलावा जो एक बचता है बृहत शिलालेख, वही सिर्फ बाहर, भारत के बाहर मिला, और उसी में खरोष्टी, अरमाइक और यूनानी लिपि देखने को मिलता है बृहत शिलालेख पे ही। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अन्य लिपियों वाले कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख के बारे में बात कर लें तो पहला है कि शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख, ये कहाँ पे? पाकिस्तान में देखने को मिलता है, खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। तो शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख ये पाकिस्तान में है। ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? खरोष्टी। और खरोष्टी किधर से लिखा था? तो ये दाएं से बाएं लिखा जाता था। तो ठीक है, खरोष्टी लैंग्वेज किसमें, किधर से? दाएं से बाएं लिखा जाता था। तक्षशिला जो पाकिस्तान में है और लंपक, लंगमान जो अफगानिस्तान में है, ये अभिलेख कैसे थे? तो इस पे लिखा गया था अरेमाइक लिपि। ठीक है, तो अरेमाइक लिपि लिखा गया था, और किसका प्रभाव था? ये अरेमाइक लिपि का, ये ईरानी प्रभाव था। तो देखो तक्षशिला और लंपक, या इसी को लंगमान बोलते हैं, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। इन दोनों अभिलेख पे अरेमाइक लिपि लिखा गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख में खरोष्टी लिपि लिखा गया है, वहीं तक्षशिला या लंपक या लंगमान में अभिलेख में कौन सा लिखा गया है? अरेमाइक लिखा गया है। सारे कोहना है कहाँ? कंधार में। ठीक है, तो सारे कोहना कंधार में है। यहाँ पे अरमाइक और यूनानी दोनों लिपि लिखे गए हैं। सारे कोहना में अरमाइक और यूनानी दोनों लिपि लिखा गया है। ये द्विभाषा लिपि था। कौन? सारे कोहना। ठीक है, और सारे कोहना है कहाँ? कंधार। ठीक, नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अशोक के सभी अभिलेखों का भाषा क्या था? तो प्राकृतिक भाषा था। क्या? प्राकृतिक भाषा था।
क्यों? कि प्राकृतिक उस समय की क्या थी? जनभाषा थी। अपवाद समय जो लंपक पढ़ा है ना, लंपक अभिलेख, वो सीरियाई भाषा में था। इसमें सीरियाई भाषा में था, अदरवाइज ये कैसा था? अशोक के सभी अभिलेख प्राकृतिक भाषा में थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अब हम लोग चलते हैं शिलालेख के बारे में बात करते हैं। शिलालेख की जो इंपॉर्टेंट है, तो इसमें बृहद और लघु शिलालेख के बारे में बात करेंगे। तो पहला बात करते हैं बृहद शिलालेख में। तो अशोक के प्रशासन प्रशासन और धर्म संबंधी जो जानकारियां थी, वो जिसमें बृहद स्तंभ लेख, या इसको अभी बताते हैं। ये समझो कि अशोक के प्रशासन और धर्म संबंधी जानकारियां वो किस में मिलती हैं? बृहद शिलालेख में मिलती हैं। तो बृहद शिलालेख में अशोक के प्रशासन और धर्म संबंधी जानकारियां मिलती हैं। वहीं अगर देख लें, कंपैरिजन कर लें, तो बृहद स्तंभ में प्रशासन और धर्म संबंधी जानकारियां मिलती हैं। ठीक है, इसमें भी बृहद स्तंभ में भी क्या? प्रशासन और धर्म संबंधी जानकारियां मिलती हैं। लेकिन लघु शिला अभिलेख देखेंगे तो उसमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में मिलता है। तो लघु शिलालेख में क्या? व्यक्तिगत जीवन के बारे में मिलता है। वहीं लघु स्तंभ देखें लेख में, तो राजकीय घोषणाएं लिखी जाती हैं। तो पूछ लिया जाए कि राजकीय घोषणाएं किस पे लिखा जाता था? तो लघु स्तंभ लेख पे मिला है, अशोक के। ठीक है, और वहीं गुहा लेख में देखें तो सांस्कृतिक जानकारियों के बारे में हमें गुहा लेख से पता चलता है। तो यही सब देख लिए कि क्या क्या इसमें मेन थीम लिखा गया है। तो प्रशासन और धर्म संबंधी दोनों, बृहद शिलालेख बोले या स्तंभ बोले, इन दोनों में मिलता है। वहीं अगर लघु शिलालेख बोले तो उसमें व्यक्तिगत जीवन के बारे में बताया गया है। वहीं लघु स्तंभ की बात करें, शिलालेख नहीं, स्तंभ की बात करें, तो राजकीय घोषणाएं इस पे लिखी गई हैं। गुहा लेख में क्या है? सांस्कृतिक जानकारियां दी गई हैं। तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है क्या? कि बृहद शिलालेखों में 14 अभिलेख या 14 बातें अंकित की गई हैं। जो भी बृहद शिलालेख है उसमें 14 बात अंकित किया गया है, जो 8 विभिन्न स्थानों पे देखने को मिलता है, जिसमें 2 पाकिस्तान में है और 6 क्या है? भारत में है। तो बृहद शिलालेख के 14 अभिलेख क्या होते थे? ये बातें लिखी होती थी, जो 8 विभिन्न स्थानों पर दिखा जाता है कि 14 बातें लिखी गई हैं बृहद शिलालेख में, जिसमें से 2 पाकिस्तान में है और 6 भारत में है। ठीक है, अब देखो तो पाकिस्तान वाले में कौन है? शहबाजगढ़ी है और मानसेहरा है। ये दोनों में बृहद शिलालेख है और 14 बातें हर एक शिलालेख पे लिखा गया है। ठीक है, अगर भारत की बात करें तो गिरनार में देखें, तो गिरनार कहाँ पड़ता है? जूनागढ़ में, गुजरात। वहीं सोपारा महाराष्ट्र में, एर्रागुड्डी आंध्र प्रदेश में, कालसी कहाँ? देहरादून उत्तरांचल में, धौली कहाँ पड़ता है? तो पूरी उड़ीसा में, और जौगढ़ कहाँ पड़ता है? गंजाम उड़ीसा में। तो पहली बात तो ये पोजीशन ही पूछ लिया जाएगा कि कहाँ बृहद शिलालेख के अवशेष मिले हैं, तो नाम भी याद रखना। तो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा में 2 पाकिस्तान में मिले हैं। गिरनार का देखें तो ये जूनागढ़ गुजरात में मिला है। सोपारा कहाँ मिला है? ये महाराष्ट्र में। एर्रागुड्डी कहाँ? आंध्र प्रदेश में। कालसी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, तो ये देहरादून उत्तरांचल में है। धौली कहाँ पे? तो पूरी और उड़ीसा में। ठीक, और जौगढ़ कहाँ पे? गंजाम उड़ीसा में। ठीक, अब अभिलेख की बात करें, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। जो इंपॉर्टेंट अभिलेख हैं 14 अभिलेखों में, वो देख लेते हैं। तो प्रथम जो अभिलेख है वो मुख्यतः पशु हत्या निषेध की बात किया गया। तो प्रथम अभिलेख में पशु हत्या का निषेध के बारे में बात किया गया। वहीं द्वितीय अभिलेख की बात करें तो द्वितीय अभिलेख में देखो क्या क्या है? सीमांत प्रदेशों के रूप में दक्षिण के राज्यों और अन्य सीमांत राज्यों की चर्चा किया गया है। तो सीमांत प्रदेश के रूप में दक्षिण के जो राज्य हैं उनके और उनसे लगे और कोई सीमांत राज्य था उनकी चर्चा मिलता है। तो दक्षिण राज्य में किनका किनका मिलता है? तो चेर, चोल, पांड्या, सत्यपुत्र और ताम्रपाणी श्रीलंका को बोला जाता है। इन सब का जिक्र मिलता है किसमें? द्वितीय अभिलेख में। ठीक, तो इन सब में द्वितीय अभिलेख में क्या मिलता है? इनका जिक्र मिलता है। ठीक है, कुछ पड़ोसी देश का भी मिलता है, जैसे यमन राजा अंत्योक का चर्चा मिलता है, और 13वें में भी पड़ोसी राज्य की चर्चा मिलती है। तो 13वें में भी अभिलेख में भी पड़ोसी राज्य की चर्चा मिलती है। और द्वितीय अभिलेख में क्या है? सीमांत प्रदेश और दक्षिण राज्यों की चर्चा मिलती है, जिसमें चेर, चोल, पांड्य, ठीक है, सत्यपुत्र और ताम्रपर्णी आदि राज्यों के क्या चर्चा मिलता है। अगर पड़ोसी देश की बात में करें तो यमन के राजा अंत्योक का भी जिक्र मिलता है द्वितीय अभिलेख में। ठीक, अब आगे आते हैं तृतीय अभिलेख में। तृतीय अभिलेख में क्या है कि अपने राज्याभिषेक 12वें वर्ष में किया था, उसकी जानकारी किसमें मिलता है? तृतीय अभिलेख में मिलता है। ठीक है, और प्रादेशिक 12वें वर्ष में प्रादेशिक रजुक और युक्त आदि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति किया। तो अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में, राज्याभिषेक के बाद 12वें वर्ष में प्रादेशिक, रजुक, युक्त आदि प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के बारे में ये तीसरा अभिलेख बताता है। और रजुक जो होते थे वो न्याय और राजस्व अधिकारी होते थे। जो रजुक होते थे वो क्या होते थे? न्याय और राजस्व अधिकारी होते थे। पांचवा अभिलेख देखो तो धम्म महामात्र की नियुक्ति के बारे में बताता है। पांचवा अभिलेख क्या बताता है? धम्म महामात्र की नियुक्ति के बाद ये राज्याभिषेक के 14वें वर्ष बाद ये पांचवा धम्म महामात्र की नियुक्ति की बात किया गया है। बाकी जितने अधिकारी हैं प्रशासनिक अधिकारी, वो 12वें वर्ष में देखा गया है, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में इनकी नियुक्ति करता है। लेकिन धम्म महामात्र की अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में क्या करता है? नियुक्ति करता है।
ये कौन से अभिलेख में मिलता है? 5वां अभिलेख में मिलता है। 12वां अगर शिलालेख देखें तो सभी संप्रदायों में सार, वृद्धि या समन्वय की बात कही गई है। तो सभी संप्रदाय में सहिष्णुता की बात कहा गया है, सार वृद्धि के लिए बोला गया है, समन्वय बैठाने की बात कहा गया, किसमें? 12वां शिलालेख में बोला गया है। 13वां शिलालेख देखें तो इसमें 3 बातें कही गई हैं। 13वें शिलालेख में 3 बातें कही गई हैं। तो 13वें शिलालेख में पहला तो कलिंग विजय के बारे में बताया गया है, ठीक है? और ये कब जीता था? तो जब राज्याभिषेक कराया था उसके 9वें वर्ष में अशोक कलिंग को जीता था। अशोक ने कलिंग को जीता था। तो कलिंग विजय के बारे में पता चलता है। अब कौन से वर्ष में? अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में जीता था। दक्षिण के सीमांत राज्यों का उल्लेख होता है, ठीक है? जबकि दूसरे भी अभिलेख में भी क्या था? उसका उल्लेख मिला था। और बहलियों को चेताया है कि शिकार न करे पशुओं पक्षियों का, तो वो बहलियों को भी चेताया है किसमें? ये 13वें अभिलेख में, ठीक है ना? 5 पड़ोसी देशों का उल्लेख मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। 5 पड़ोसी देशों का क्या मिलता है? यवन राज्यों का उल्लेख मिलता है, किस अभिलेख में? 13वें अभिलेख में मिलता है, ठीक है ना? तो अब 5 नाम देख लेते हैं और किस देश से जुड़े हैं वो पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान से देखते हैं। तो पहला नाम था अंतियोक। तो अंतियोक यवन राजा या सीरिया का राजा था, ठीक है? अंतकीन मकदूनिया देश का क्या था? राजा था। और अलिक सुंदर एपीरस का क्या था? ये राजा था। ये टुलमाय या टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस, ये मिस्र का क्या था? राजा था। तो टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस या टुलमाय ये कहाँ का राजा था? इजिप्ट का या मिस्र का। मग ये सीरीन या साइरस का क्या था? राजा था। ठीक, ये 5 लोगों का मिलता है, 5 लोगों का नाम मिलता है, ठीक है? तो देखो, एक इसमें ध्यान रखना, अंतियोक पूछा जाता है कि कहाँ का राजा था? तो यवन राजा था या सीरिया का। अंतकीन कहाँ? मकदूनिया का। अलिक सुंदर कहाँ का? एपीरस का। और टालमी द्वितीय और फिलाडेल्फस ये मिस्र का था। तो इन सब का नाम कहाँ पे मिलता है? हमारे 13वें अभिलेख में मिलता है, ठीक है? एक बार रिवीजन करें कि 12 उसके टाइमलाइन पे क्या क्या इंपॉर्टेंट हुआ। तो 12वें वर्ष में देखें तो ये प्रादेशिक रजुक न्याय अधिकारी था। युक्त की नियुक्ति किस वर्ष में किया था? तो अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में। 14वें वर्ष में ये धम्म महामात्र की नियुक्ति किया था। 9वें वर्ष में अपने राज्याभिषेक के कलिंग पे विजय किया था। तो ये ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, धम्म संबंधी यात्रा क्या किया था? तो 10वें वर्ष में धम्म की यात्रा शुरुआत किया था। और 12वें वर्ष में निगलवा सागर की यात्रा किया था। तो निगलवा सागर की यात्रा कब किया था? 12वें वर्ष में किया था। और 20वें वर्ष में रुमनी देई या लुम्बिनी की यात्रा किया था 20वें वर्ष में। तो ये कुछ वर्ष इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना। अब लघु शिलालेख देखो। लघु शिलालेख में क्या है? व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारियां दी जाती थी। लघु शिलालेख में व्यक्तिगत जीवन के संबंध में जानकारियां दिया जाता था, ठीक है? प्रमुख स्थल क्या है जहाँ पे लघु शिलालेख मिला है? तो कर्नाटक में देखें तो मास्की, निट्टूर और उद्गोलन, ये प्रमुख स्थल है जहाँ पे लघु शिलालेख मिला है। मध्य प्रदेश में देखें तो गुर्जरा, ठीक है? तो इसमें देखें तो अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो मास्की, निटोर, उद्गोलन और गुर्जरा में भी ये टोटल में अगर देखें तो अशोक का नाम मिलता है, ठीक? लेकिन अगर पूछ ले वहीं कि अशोक के नाम के अलावा ये पूछे कि मगध का सम्राट किसमें बताया, तो एमपी के गुर्जरा वाला में बताया है। ये पूछा जाए ये भाबरू या बैराट शिलालेख, लघु शिलालेख कहाँ पड़ता है? तो राजस्थान में। वहीं एरागुड्डी कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। मासी, निटोर, उद्गोलन, गुर्जरा में अशोक के नाम मिलता है, ये हमने पहले ही बोला था। अन्य में देव नाम प्रियदसी लिखा है। तो अशोक नाम सिर्फ इसी में मिलता है, निटोर, मास्की, निटोर, उद्गोलन और गुर्जरा में मिलता है अशोक नाम। बाकी अन्य में उनका नाम क्या मिलता है? देव नाम प्रियदसी मिलता है। अशोक नहीं मिलता है, देव नाम प्रियदसी मिलता है, ठीक है? मास्की अभिलेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध का शाक्य कहा था। तो किस अभिलेख में बोला था? मास्की अभिलेख में बोला था, ठीक है? ये कहाँ पे है? तो कर्नाटक में है, ठीक है? तो कर्नाटक में अभिलेख शिलालेख, लघु शिलालेख है, उसमें खुद स्वयं को बुद्ध शाक्य बोला था। किसने? अशोक ने बोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है कि भाबरू या बैराट जो राजस्थान में अभिलेख मिला था लघु शिलालेख, उसमें बौद्ध त्रिरत्न के प्रति आस्था व्यक्त किया था। तो किस अभिलेख में बौद्ध त्रिरत्न की आस्था व्यक्त किया था अशोक ने? तो वो भाबरू या बैराट अभिलेख में किया था। अब बृहद स्तंभ लेख के बारे में बात करते हैं। तो बृहद स्तंभ लेख में देखें तो इसमें भी धर्म और प्रशासन की संबंधी जानकारियां दिया जाता है। तो धर्म और प्रशासन संबंधी जानकारियां इसमें भी दिया गया था और बृहद शिलालेख में भी दिया जाता है, ठीक है? इसमें 7 अभिलेख अंकित किए गए थे, जबकि बृहद शिलालेख में कितने? 14 अंकित किए गए थे। लेकिन बृहद स्तंभ लेख में कितने अभिलेख अंकित किए गए थे? 7, ही ध्यान रखना। और 6 विभिन्न स्थलों से ये 6 बृहद स्तंभ लेख मिलते हैं। तो कहाँ से मिलता है ये बृहद स्तंभ लेख? तो दिल्ली टोपरा में मिलता है, जहाँ से पहली बार डिसाइफर किया था जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। जेम्स प्रिंसेप ने डिसाइफर किया था लैंग्वेज को, ठीक है? तो ये पहला वहां पे। दूसरा दिल्ली, ठीक है? दिल्ली, मेरठ और चौथा प्रयागराज, 5वां लौरिया अरेराज और छठा हमारा लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा, ठीक है? तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ ये एक ही माना जाता है, टोपरा मेरठ, ठीक है ना? तो दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ और
लौरिया आर्यराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा में क्या मिला है, बृहद स्तंभ लेख मिला है। तो ये नाम याद रखना है, ठीक है। कहाँ पे पूछ लेगा कि कहाँ पे बृहद स्तंभ लेख मिला है, तो आप बताओगे कोई भी ऑप्शन हो सकता है, दिल्ली टोपरा हो सकता है, दिल्ली मेरठ हो सकता है, प्रयाग हो सकता है, लौरिया आर्यराज हो सकता है, या लौरिया नंदनगढ़ हो सकता है, या रामपुरवा हो सकता है। अब लघु स्तंभ लेख की बात करें तो इसमें राजकीय घोषणाएं किया गया है। तो लघु स्तंभ में क्या किया गया है, राजकीय घोषणाएं किया गया है। ऐसे लेख कई जगह से मिलते हैं, लघु स्तंभ लेख, ठीक। जैसे कुछ एग्जाम्पल देख लें तो एमपी में जो सांची स्तंभ लेख था, सांची स्तंभ लेख था लघु, उसमें महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। तो महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश किसमें दिया था, सांची के स्तंभ में। वहीं उत्तर प्रदेश के सारनाथ में देखें तो इसमें भी सांची लघु स्तंभ लेख की तरह ही महामात्रों को संघ भेद रोकने का आदेश दिया था। तो सारनाथ और सांची स्तंभ में दोनों लघु स्तंभ लेख में महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिया था। कौशाम्बी का देखें तो इसको रानी का अभिलेख बोला गया, ये पूछा भी जाता है कि इसको रानी का अभिलेख बोलते हैं, तो कौशाम्बी को, ठीक है। और अशोक की पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए दान का उल्लेख इसी अभिलेख में मिलता है। तो अशोक की पत्नी कारुवाकी द्वारा दिए गए दान का उल्लेख किसमें मिलता है, कौशाम्बी में मिलता है। और अशोक के एकमात्र पुत्र तिवर का उल्लेख है। तो अशोक के एकमात्र पुत्र तिवर का उल्लेख किसमें मिलता है, कौशाम्बी में मिलता है, ठीक है ना। और ये क्या है, लघु स्तंभ लेख है, ठीक। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख। निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख में अशोक ने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष यहाँ की यात्रा की थी तथा कनक मुनि के स्तूप पे संवर्धन और विस्तार करवाया था। तो कनक मुनि के स्तूप का संवर्धन और विस्तार का विवरण किसमें लिखा है, निगलवा सागर लघु स्तंभ लेख में मिला है। और 12वें वर्ष में, राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में कहाँ यात्रा किया था, तो निगलवा सागर इसने अशोक ने यात्रा किया था, ठीक। नेक्स्ट ये सहोग्रा जो है, सहोग्रा ये गोरखपुर में पड़ता है यहाँ पे। और दूसरा स्थान है महास्थान, दूसरा बोलते हैं महास्थान, कहाँ पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में। सहोग्रा कहाँ पड़ता है, यूपी में या गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। और महास्थान कहाँ पड़ता है, पश्चिम बंगाल। यहाँ पे लघु स्तंभ लिखा गया अभिलेख में, उसमें बोला गया है अकाल के समय अशोक द्वारा राजकीय राहत दिया गया है। तो अकाल के समय राहत किसमें दिया गया है, या कहते हैं ना अकाल के समय में अनाज की बंटवारा या अनाज देना किस में साक्ष्य मिलता है, तो लघु स्तंभ सहोग्रा और महास्थान पे साक्ष्य मिलता है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है रुमन देही के बारे में देखें तो ये सबसे छोटा अभिलेख है, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे छोटा अभिलेख कौन है, रुमन देही है। और इसे आर्थिक अभिलेख भी बोला जाता है। तो ये याद रखना, रुमन देही है उसको सबसे छोटा अभिलेख भी बोला जाता है और आर्थिक अभिलेख भी बोला जाता है, ठीक है। अशोक ने 20वें वर्ष, जो राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। कहाँ, लुम्बिनी। यहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण जो बलि क्या धार्मिक कर था, उसको माफ कर दिया था। तो बलि को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था जब 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किया था। और लुम्बिनी में ही क्या है, रुमन देही है। तो ये ध्यान रखना, जब वहां यात्रा किया था तो बलि कर को क्या कर दिया था, माफ कर दिया था। बलि क्या था, धार्मिक कर था। वहीं अगर भूमि कर देखें तो भूमि कर को 1/6 से घटा के कितना कर दिया था, 1/8 कर दिया था। तो वेरी इंपॉर्टेंट, रुमन देही याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कौशाम्बी या इलाहाबाद अभिलेख बोलते हैं, कौशाम्बी अभिलेख या इलाहाबाद अभिलेख, या इसी को बोलते हैं रानी का अभिलेख, ठीक है। तो अशोक की पत्नी कारुवाकी और पुत्र तिवर का उल्लेख किसमें मिलता है, इसी कौशाम्बी वाले अभिलेख में या रानी का अभिलेख में। तो उनके एकमात्र पुत्र तिवर के बारे में, अशोक के पुत्र तिवर के बारे में जानकारी कहाँ मिलती है, कौशाम्बी में मिलती है। अनुराधापुर, पिपरहमा, सहगौरा, महास्थान से प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का साक्ष्य मिलता है। तो अनुराधापुर, पिपरहवा, सहोग्रा और महास्थान से प्राक अशोक के ब्राह्मी लिपि का क्या मिलता है, साक्ष्य मिलता है। गुहा लेख देखो तो इसको हम पहले ही जान लें कि सांस्कृतिक जानकारियां मिलती हैं कहाँ पे, गुहा लेख में। तो अब देखिए गुहा लेख कहाँ कहाँ मिलता है, उसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला देखते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख रुद्र दामन का अभिलेख है। किसने, 1950 ईस्वी में रुद्र दामन ने ये अभिलेख लिखवाया था और वह संस्कृत भाषा में रचित प्रथम अभिलेख है। तो जूनागढ़ का अभिलेख है और जूनागढ़ के अभिलेख को रुद्र दामन का अभिलेख भी कहते हैं। और संस्कृत भाषा में रचित प्रथम अभिलेख अगर पूछा जाए तो कौन है, तो जूनागढ़ अभिलेख है। और चंपू काव्य शैली, मतलब चंपू काव्य शैली किसको बोलते हैं, जिसमें गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो चंपू काव्य शैली की प्रमाण साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, ये जूनागढ़ में मिलते हैं। तो जूनागढ़ में संस्कृत भाषा में लिखा प्रथम अभिलेख है, रुद्र दामन का अभिलेख है, और ये चंपू काव्य शैली इसी में लिखा हुआ मिलता है, ठीक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त का नाम अंकित है। तो ये 4 लोग का नाम अंकित है। कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदमन और स्कंदगुप्त का नाम इसमें क्या है, अंकित है। किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में। और इसी अभिलेख में, जूनागढ़ अभिलेख में सुदर्शन झील
या गिरनार, ये गिरनार में है गुजरात में, इसकी चर्चा किया गया है। तो सुदर्शन झील की चर्चा या विवरण किसमें मिलता है? ये जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो अभी तक हम लोग साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात कर रहे थे। अब आ जाएंगे कि जो मौर्य काल में विभिन्न शासक हैं उनके बारे में बात करें। तो पहला शासक मौर्य काल में आता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। अगर इनके नाम देखें तो विभिन्न नाम का उल्लेख मिलता है, जैसे सेंड्रोकोटस। सेंड्रोकोटस का नाम किसके द्वारा दिया गया था? जस्टिन और स्ट्रेबो। सेंड्रोकोटस का नाम किसके द्वारा दिया गया था? चंद्रगुप्त मौर्य का। तो ये जस्टिन और स्ट्रेबो द्वारा दिया गया था। वहीं एंड्रोकोटस नाम दिया था एपियानस और प्लूटार्क द्वारा। तो एपियानस और प्लूटार्क के द्वारा एंड्रोकोटस बोला गया था किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो याद रखना, ये सेंड्रोकोटस किसने बोला था या एंड्रोकोटस किसने बोला था, ये पूछ लिया जाता था। सेंड्रोकोटस किसने चंद्रगुप्त मौर्य को बोला था? वो जस्टिन और स्ट्रेबो ने बोला था। एंड्रोकोटस किसने बोला था? तो एपियानस और प्लूटार्क ने बोला था। एपियानस और प्लूटार्क ने क्या बोला था? एंड्रोकोटस किसको? चंद्रगुप्त मौर्य को। ठीक है, तो अगर देखें तो जो विभिन्न नाम थे उसको सर्वप्रथम विलियम जोन्स, कौन? विलियम जोन्स ने विभिन्न नामों को क्या बताया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम बताया था। तो किसने बताया था? विलियम जोन्स ने बताया था। और विलियम जोन्स क्या है? 1784 में, यही पूछ लिया जाता है कि 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किया था। तो किसने किया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का? तो विलियम जोन ने किया था, सर विलियम जोन्स ने। और कब किया था? तो 1784 में किया था। ठीक है, और इसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से के माध्यम से कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद हुआ था। तो कई भारतीय ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किससे हुआ था? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के माध्यम से हुआ था। और चंद्रगुप्त मौर्य को इस वंश का संस्थापक माना जाता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। ठीक है ना, और इसने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हरा कर क्या किया था? मौर्य वंश की स्थापना किया था। ठीक है ना, और घनानंद कौन से वंश के थे? नंद वंश के थे। ठीक, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य प्रथम बार दक्कन विजय किया था। प्रथम बार दक्कन विजय करने वाला कौन था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य था। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, इन सब की विजय किया था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य तक्षशिला में रहा और वहीं ज्ञान प्राप्त किया। तो तक्षशिला में रहा था और वहीं ज्ञान प्राप्त किया था। और सेल्यूकस को, जो यूनानी था ना सेल्यूकस, उसको 305 में ईसा पूर्व में या 305 बीसी में इसने हराया था। सेल्यूकस को किसने हराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सेल्यूकस को किसने हराया था। ठीक, मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त का लिखा हुआ कौन सा पुस्तक है? मुद्रा राक्षस। तो उसमें चंद्रगुप्त राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किया है। तो पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त राज दरबार की दुर्भी संधियों का वर्णन किसमें किया गया है? तो मुद्रा राक्षस में किया गया है। मुद्रा राक्षस किसने लिखा है? विशाखा दत्त ने लिखा है। ठीक, सेल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में भेजा था। तो पूछ लिया जाता है कि जो मेगास्थनीज था वो किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का राजदूत था। किसका था? सेल्यूकस का राजदूत था। और यही सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में किसको भेजा था? मेगास्थनीज को भेजा था। ठीक, अगर इसकी विस्तार देखें चंद्रगुप्त मौर्य का, तो उस समय दक्षिण का तमिलनाडु क्षेत्र और उत्तर पूर्वी क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, किसको? तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, जो हम लोग सेवन सिस्टर वो स्टेट पढ़ते हैं, तो उनको छोड़ दिया जाए, तो ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पे मौर्य साम्राज्य का प्रभाव जमा लिया था। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो कौन कौन से? एक तमिलनाडु वाला क्षेत्र छोड़ दिया था और दूसरा नॉर्थ ईस्ट क्षेत्र छोड़ के बाकी सारे जगह पे मौर्य साम्राज्य की स्थापना था। मालवा, गुजरात, महाराष्ट्र, दक्कन आदि पे भी इसका क्या था? प्रभाव था। ठीक है, फिर ये हम लोग जान चुके हैं कि कर्नाटक के श्रवण बेलागोला में उस चंद्रगुप्त ने उपवास द्वारा क्या किया था? प्राण त्याग करने वाली जो पद्धति है, संलेखना पद्धति बोले या संथारा पद्धति द्वारा मृत्यु प्राप्त किया था। तो कहां पे मृत्यु प्राप्त किया था? तो श्रवण बेलागोला में ये चंद्रगुप्त ने संलेखना या संथारा पद्धति से मृत्यु की प्राप्त किया था। तो संलेखना संथारा पद्धति क्या होता है? इसमें उपवास के द्वारा क्या करते हैं? उपवास के द्वारा मृत्यु को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। और यहीं पे आगे चल के गंगवंशीय शासक राजमल चतुर्थ थे, उनके मंत्री का नाम क्या था? चामुंड राय। तो गंगवंशीय शासक राजमल चतुर्थ के मंत्री कौन थे? चामुंड राय ने गोमतेश्वर मूर्ति की स्थापना किया था। ठीक है, अब सुदर्शन झील के बारे में पूछ लिया जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने झील का निर्माण किया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। तो उसमें कौन शासक था? प्रशासक कौन था गुजरात का? तो पुष्प गुप्त था। पुष्य गुप्त था प्रशासक उस समय गुजरात का, और उसी समय में इसने सुदर्शन झील का निर्माण किया था। दूसरी बात है, अशोक इस झील पे, सुदर्शन झील पे बांध बनाया था। तो अशोक ने क्या बनाया था? इस सुदर्शन झील पे बांध बनाया था। तो इस समय प्रशासक कौन था? तुषास्प था। ठीक है, और तीसरा है रुद्रदामन। इसने भी झील पे बांध बनाया था और पुनः निर्माण कराया था। ठीक है, तो रुद्रदामन ने भी झील पे बांध बनवाया था और पुनः निर्माण कराया था। और उस समय प्रशासक कौन था? तो सुविशाखा था। सुविशाख था कौन? प्रशासक। सुविशाख था प्रशासक, जब रुद्रदामन ने झील पे बांध बनाया था और पुनर्निर्माण कराया था।
पुनर्निर्माण बोले या जीर्णोद्धार बोले, ठीक है। तो बिना बेकार कराया था ये पुनर्निर्माण। स्कंदगुप्त चौथे जुड़े हुए हैं, स्कंदगुप्त इस झील से, इन्होंने बांध का पुनर्निर्माण कराया था। और पर्णदत्त सौराष्ट्र के और चक्रपालित गिरनार के ये दो प्रशासक थे। तो पर्णदत्त और चक्रपालित थे, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं, प्रशासक है बस। चार लोग जुड़े हुए थे ये सुदर्शन झील से। कौन कौन? स्कंदगुप्त जुड़ा हुआ था, रुद्रदामन जुड़ा हुआ था, अशोक जुड़ा हुआ था, और कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो ये चार लोग का नाम याद रखना, ये सुदर्शन झील से जुड़े हुए हैं। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद राजा कौन बनता है? बिंदुसार मौर्य का क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक। और इसका अमित्र घात नाम होता है। किसका? तो ये पूछ लिया जाता है कि अमित्र घात किसका नाम था? तो बिंदुसार का था। और अक्सर कंफ्यूज ना होना, बिंबिसार, बिंबिसार भी नाम मिलेगा। बिंबिसार हर्यक वंश का पहला संस्थापक था, बिंबिसार, ठीक है। तो वो हर्यक वंश में था और मगध में था। ये है बिंदुसार, ठीक है। और मौर्य का दूसरा सम्राट बनता है, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बनता है। इसका नाम है अमित घात, ठीक है। सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने डायमेकस, कौन सा? डायमेकस नाम का राजदूत इसके दरबार में भेजा था। तो पूछ लिया जाता है कि डायमेकस किसके दरबार में आया था? तो डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया था। और किसने भेजा था? तो सीरिया के राजा एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, ठीक है। और बिंदुसार ने उससे तीन चीजें मांगी थी। किससे? एंटियोकस प्रथम से तीन चीजें मांगी थी। क्या क्या? एक तो अंजीर मांगा था, दूसरा अंगूरी शराब मांगा था, और तीसरा दार्शनिक मांगा था, ठीक। तो ये भी ध्यान रखना। तो डायमेकस राजदूत किसके शासनकाल में आया था? किसके दरबार में? तो बिंदुसार के दरबार में आया था। बिंदुसार को ही अमित्र घात बोला जाता है। और किसने भेजा था डायमेकस को? तो एंटियोकस प्रथम ने भेजा था, जो सीरिया का राजा है, ठीक। तो वो तीन चीजें मांगा था, उसमें दार्शनिक को छोड़ के बाकी दो चीजें क्या कर दिया था? भेज दिया था। तो दार्शनिक नहीं भेजा था उसने, एंटियोकस प्रथम ने, ठीक। मिस्र के राजा थे कौन? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस। इसने डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था, डायनोसिस, और वो था डायोनोसिस। तो दोनों के नाम पर डिफरेंस है, ये देखो, ये है डायनोसिस है और वो है डायमेकस। तो डायमेकस एंटियोकस प्रथम सीरिया का राजदूत था, और जबकि डायनोसिस किसका था? टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस का था, ठीक है, राजदूत। और ये टालमी द्वितीय फिलाडेल्फस कहाँ के राजा थे? तो मिस्र के राजा थे, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पे है कि तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए बिंदुसार ने किससे भेजा था? तो अशोक को भेजा था। और उस समय अशोक कहाँ का गवर्नर था? तो उज्जैन का गवर्नर था, ठीक। तो तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, उसको दबाने के लिए उज्जैन के गवर्नर अशोक को किसने भेजा था? बिंदुसार ने भेजा था। अब बिंदुसार के बाद अशोक बनता है क्या? राजा। अब 273 ईसा पूर्व से लेकर 232 ईसा पूर्व तक ये सम्राट बना रहता है। कौन? अशोक। 269 बीसी में या ईसा पूर्व में इसका क्या होता है? राज्याभिषेक होता है। कब होता है? 269 ईसा पूर्व में। अशोक के अन्य नाम में देखें तो देव नाम प्रिय प्रियदसी भी था। देव नाम प्रिय और प्रियदसी भी था, ठीक है। तो देव नाम प्रिय और प्रियदसी किसका नाम था? अशोक का नाम था। कलिंग का विजय 13वें अभिलेख में विवरण मिलता है। कलिंग विजय के बारे में वो 13वें अभिलेख में क्या लिखवाया है कलिंग के विजय के बारे में। राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में हुआ था, ठीक है। और राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में कलिंग विजय की थी। तो कौन से वर्ष में किया था? तो 9वें वर्ष में इन्होंने कलिंग की विजय किया था। कलिंग को विजय क्यों करना चाहता था? तो उसके दो कारण थे, एक तो सुरक्षा के कारण और दूसरा व्यापार के कारण उसने कलिंग को विजय प्राप्त किया था। अशोक ने दो नगर बसाए थे। कितने? दो नगर। एक नगर का नाम है श्रीनगर और दूसरा नाम है देवपत्तनम। देवपत्तनम किसको बोला जाता था? नेपाल को। तो श्रीनगर और देवपत्तनम किसने बसाया था? तो अशोक ने बसाया था, ठीक है। और इसकी चर्चा कल्हड़ की राजतरंगिणी में किया गया है। और कल्हड़ की राजतरंगिणी कश्मीर का इतिहास के बारे में बताता है ये पुस्तक। तो पूछा जाता है कि राजतरंगिणी किसने लिखा है? तो कल्हड़ ने लिखा है। और इसमें कश्मीर का इतिहास बताया गया है। कौन से लैंग्वेज में लिखा गया है? तो संस्कृत में लिखा गया है। इसमें लिखा गया है, संस्कृत में लिखा गया है। अशोक प्रारंभ में ब्राह्मण था, बाद में उपगुप्त द्वारा दीक्षित करने पे ये क्या हो गया? बौद्ध हो गया। तो पूछा जाता है कि अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने वाला कौन था? तो वो उपगुप्त था, ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि अशोक का धर्म क्या था? तो ये बौद्ध धर्म ना होकर एक सामाजिक और नैतिक आचार संहिता था। तो एक सामाजिक व नैतिक आचार संहिता था ये धर्म, ठीक है। बौद्ध धर्म से ये जुड़ा हुआ नहीं था, बौद्ध धर्म नहीं था ये धर्म, ठीक है। धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। कौन? अशोक ने। यूनान में महारक्षित को भेजा था। गंधार और कश्मीर में मजातिक को भेजा था। तो किसको? मजातिक को भेजा था। और हिमालय प्रदेश में मज्जिम को भेजा था। और महाधर्म रक्षित को कहाँ भेजा था? महाराष्ट्र भेजा था।
तो ये ध्यान रखना कि धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका में किसको भेजा था? तो महेंद्र और संघमित्रा को भेजा था। यूनान में महारक्षित को भेजा था। गंधार और कश्मीर में किसको भेजा था? मज्जातिक को भेजा था। और हिमालय प्रदेश में किसको भेजा था? तो मज्जिम को भेजा था। वहीं महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र भेजा था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। नेक्स्ट नेक्स्ट ये है कि अशोक द्वारा बराबर की पहाड़ियों जो गया में है वहां पे आजीवक संप्रदाय के लिए 2 गुफाएं निर्माण की गई थी। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा। वो कौन कौन था? तो सुदामा गुफा और दूसरा कर्ण चौपड़ गुफा। तो ये पूछ लिया जाएगा कि सुदामा गुफा या कर्ण कर्ण चौपड़ गुफा कहाँ पे है? तो ये बराबर की पहाड़ियों में गया में है। ठीक है, और अशोक के ही पौत्र थे कौन? दशरथ। उन्होंने भी आजीविका के लिए नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाएं बनाई थी। तो नागार्जुन पहाड़ियों में गुफाएं किसने बनाया था? दशरथ ने बनाया था, जो अशोक के क्या थे? पौत्र थे। वहीं बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने सुदामा और कर्ण चौपड़ गुफा बनवाया था। किसके लिए? आजीवक संप्रदाय के लिए। और जो दशरथ ने भी बनवाया था वो भी आजीवक संप्रदाय के लिए ही बनवाया था। ठीक, देखो धर्म के प्रचार के लिए उसने महामात्र की नियुक्ति किया था और 14वें वर्ष में अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में धर्म के प्रचार प्रसार के लिए धर्म महामात्र की नियुक्ति किया था। और किस अभिलेख में इसकी चर्चा है? तो 5वें अभिलेख में चर्चा है, जो पीछे पढ़ चुके हैं। अंतिम मौर्य शासक के देखें तो वो कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, और इसकी हत्या पुष्पमित्र शुंग ने कर दी थी, जो उसका सेनापति था। तो बृहद्रथ की हत्या किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग ने किया था और उसका सेनापति था। ठीक, नेक्स्ट मौर्य प्रशासन के बारे में पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन अच्छे आते हैं। तो मौर्य काल के प्रमुख प्रधानमंत्री देखिए, प्रधानमंत्री कौन था? तो कौटिल्य बना हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री कौन था? ये कौटिल्य था। वहीं बिंदुसार के समय में देखें तो खल्लाटक था। कौन था? खल्लाटक था। और वहीं अशोक के समय में कौन था प्रधानमंत्री? राधागुप्त था। तो ये ध्यान रखना, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के समय में कौटिल्य था प्रधानमंत्री मौर्य साम्राज्य का, और वहीं बिंदुसार के समय में कौन था? खल्लाटक था। और अशोक के समय में प्रधानमंत्री कौन था? राधागुप्त था। तो ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम लोग मौर्यकालीन के प्रमुख तीर्थ पूछे या प्रमुख अधिकारी के बारे में। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आते हैं कि कौन क्या था, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें देखो अंतर्वेशिक, अंतर्वेशिक क्या होता था? अंगरक्षक सेना का प्रधान होता था। तो अंगरक्षक सेना का प्रधान कौन होता था? अंतर्वेशिक होता था। अंतपाल, अंतपाल क्या है? सीमावर्ती दुर्ग का रक्षक होता था। कौन? अंतपाल। द्वारिक, द्वार नाम आता है ना, द्वार की जैसे गांव के जो रहने वाले होंगे द्वार जानते होंगे, तो द्वारिक नाम से द्वार लगता है, तो राजमाल की देख रेख करने वाला द्वारिक होता था। प्रशास्ता, प्रशास्ता को क्या था? ये राजकीय कागजात की सुरक्षा और राजकीय आज्ञा का लेखक होता था। कौन? प्रशस्ता या प्रशस्ति पत्र जो देते हैं, तो उससे याद रखना कि कागज देते हैं और उस पर कुछ लिखा होता है प्रशस्ति पत्र पे, तो उसी से याद रख लो कि प्रशस्ता ये राजकीय कागजात की सुरक्षा करता था और राजकीय आज्ञा का लेखक होता था प्रशस्ता। प्रदेष्टा ये पूछा जा चुका है, प्रदेष्टा ये पूछा जा चुका है। तो प्रदेष्टा क्या होता था? कंटका शोधन होता था। कंटका शोधन कौन होते थे? ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। तो ये भी पूछा जा चुका है कि कंटका शोधन कौन होते थे? तो ये फौजदारी न्यायालय का प्रमुख होता था। नेक्स्ट देखो व्यवहारिक, व्यवहारिक क्या होता था? ये धर्मस्थी या दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। व्यवहारिक को ही हम धर्मस्थी बोलते थे और ये दीवानी न्यायालय का प्रमुख होता था। तो धर्मस्थी दीवानी का होता था, कंटक शोधन किसका होता था? फौजदारी का होता था। ये दोनों याद रखना। समाहर्ता, समाहर्ता के बारे में देखें तो ये राजस्व प्रधान होता था। क्या होता था? ये राजस्व एकत्रित करता था। कौन? समाहर्ता राजस्व एकत्र करता था। सन्निधाता, सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। सन्निधाता क्या होता था? राजकीय कोषाध्यक्ष होता था। कर्मांतिक, कर्मांतिक क्या होता था? उद्योग धंधा का प्रधान होता था। उद्योग धंधा को देखने वाला प्रधान होता था कर्मांतिक। आठविक, आठविक वेरी इंपॉर्टेंट। आठविक ऐसे भी वन का अगर देखोगे तो पर्यावरण पर्यावाची क्या होता है? आटव होता है, आटव होता है, तो उसे भी देख सकते हो। तो राजकीय वन विभाग का प्रमुख होता था आठविक। मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष विभाग की बात करें तो विभाग प्रमुख कौन होता था या मौर्यकालीन प्रमुख अध्यक्ष कौन होता था, ये पूछ ले तो इसको देखते हैं। एक तो है सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष क्या होता था? ये राजकीय कृषि विभाग का प्रधान होता था। तो सीता किसको बोला जाता था? हल को बोला जाता था। हल, सीता क्या बोला जाता था? हल को बोला जाता था। तो ये हल को भी बोला जाता था और दूसरी बात है कि सीता भूमि को भी बोला जाता है। क्या? भूमि को भी बोला जाता था और हल को भी बोला जाता था। तो अगर यहाँ पे दोनों से ले लोगे तो कृषि से जुड़ा हुआ आ जाएगा। तो राजकीय कृषि विभाग प्रधान होता था। राजकीय भूमि को क्या बोला जाता था? सीता बोला जाता था। तो सीता भूमि में बोलते थे और सीता का मतलब भी हल भी होता था। ठीक, नेक्स्ट है कुपयाध्यक्ष। कुपयाध्यक्ष, कुपयाध्यक्ष वन विभाग का क्या होता था? अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष, विविताध्यक्ष चारगाह विभाग का अध्यक्ष होता था। वेरी इंपॉर्टेंट, विविताध्यक्ष किसका होता था? चारगाह विभाग का। अकराध्यक्ष, अकराध्यक्ष खनन विभाग का अध्यक्ष होता था। ये पूछा जा चुका है। तो अकराध्यक्ष खनन विभाग का अध्यक्ष होता था। पर्ण्याध्यक्ष, पर्ण्याध्यक्ष पर्णय बोला जाता था वाणिज्य को, तो पर्णय वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। तो पर्ण्याध्यक्ष किसका? वाणिज्य विभाग का अध्यक्ष होता था। लक्षणाध्यक्ष,
लक्षणाध्यक्ष क्या होता था, छापे खाने और टकसाल का प्रधान होता था, ये भी पूछा जा चुका है। तो ये क्या करता था, लक्षणाध्यक्ष राजकीय मुद्रा जारी करने वाला होता था, कौन, लक्षणाध्यक्ष। और छापे खाने या टकसाल का प्रधान कौन होता था, बोला जाता था, लक्षणाध्यक्ष को बोला जाता था। रूप दर्शक, रूप दर्शक क्या होता था, सिक्कों की जांच करने वाला। रूप दर्शक क्या होता था, सिक्कों की जांच करने वाला। मुद्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था, वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्राध्यक्ष किसका होता था, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। पौतवाध्यक्ष, पौतवाध्यक्ष माप और तौल का अध्यक्ष होता था, किसका, माप और तौल का अध्यक्ष होता था। नेक्स्ट है शुल्काध्यक्ष। शुल्काध्यक्ष व्यापार कर वसूलने वाला अध्यक्ष होता था, तो व्यापार कर वसूल कौन करता था, शुल्काध्यक्ष करता था। अक्षपटलाध्यक्ष, अक्षपटलाध्यक्ष ये महालेखाकार होता था। अक्षपटलाध्यक्ष क्या होता था, महालेखाकार होता था। न्याय प्रशासन दो प्रकार के न्यायालय देखते थे, एक तो धर्मस्थी होता था जो दीवानी मामले का देखता था, और कंटक शोधन होता था जो फौजदारी मामले को देखता था। तो धर्मस्थी दीवानी मामले देखता था और कंटक शोधन क्या देखता था, फौजदारी, ठीक। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की देखें तो अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या था, मौर्य काल में कृषि था। सूती वस्त्र उद्योग प्रमुख उद्योग था। मौर्य काल में चोरी पे मृत्यु का प्रावधान था, अगर कोई चोरी करता हुआ पा जाए तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाता था। तो मौर्य काल में चोरी पे सजा क्या थी, मृत्यु दंड थी, ठीक। अगर व्यापार वाणिज्य में देखें तो दो इंपॉर्टेंट मार्ग थे, एक को बोला जाता था उत्तरापथ और दूसरे को बोला जाता था दक्षिणापथ। उत्तरापथ कहां से था, तो पाटलिपुत्र से लेके तक्षशिला तक उत्तरापथ बोला जाता था। वहीं दक्षिणापथ जो है वो श्रावस्ती से लेके प्रतिष्ठान या पैठन तक था। तो श्रावस्ती से लेके प्रतिष्ठान तक को दक्षिणापथ बोला जाता था, और उत्तरापथ पाटलिपुत्र से लेके तक्षशिला तक, ये प्रमुख व्यापारी मार्ग थे, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जाता है सर्वाधिक प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो गुजरात में जो भड़ौच था या बेरी गाजा था वो प्रमुख बंदरगाह था मौर्य काल में। तो पूछा जाए कि मौर्य काल में प्रमुख बंदरगाह कौन था, तो भड़ौच था या बेरी गाजा था। राजकीय मुद्रा क्या था, तो पर्ण या धरण बोला जाता था। पर्ण या धरण बोला जाता था जो राजकीय मुद्रा थी, और ये चांदी की थी। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना, उस समय के सिक्का या मुद्रा क्या होता था, पर्ण या धरण बोला जाता था, और किसका बना होता था, चांदी का बना होता था। सार्थवा, ये कई बार पूछा जा चुका है, तो सार्थवा व्यापारियों का संघ होता था। तो सार्थवा क्या होता था, व्यापारियों का संघ होता था। अच्छा, सामाजिक व्यवस्था फटाफट देख लेते हैं। मौर्यकालीन समाज में तो 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये पहले से चला आ रहा था। कौटिल्य ने शूद्रों को पहली बार आर्य कहा था, ये भी पढ़ लिया है। शूद्र क्या करते थे, शिल्प, व्यापार या कृषि या पशुपालन करते थे। तो शूद्र भी यहाँ पे आते आते क्या करने लगे थे, शिल्प, व्यापार और कृषि और पशुपालन का भी काम करने लगे थे। वर्ण संकर जातियों को जारज या मिश्रित जाति जन्म का परिणाम माना गया। ये कौटिल्य द्वारा बोला गया था कि जो वर्ण संकर जातियां होती थी उनको जारज या जन्म या मिश्रित जाति जन्म का परिणाम माना जाता था। कौटिल्य ने 9 प्रकार के, कितने प्रकार के, 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है, ध्यान रखें। जबकि मेगास्थनीज था वो उस दासों का उल्लेख नहीं किया है, ठीक है ना। शिक्षा और मनोरंजन की बात करें तो शिक्षा में देखो, नर्तक, गायक, वादक आदि द्वारा क्या किया जाता था, मनोरंजन किया जाता था। और तक्षशिला जो था, तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी, ये प्रमुख शिक्षा केंद्र थे मौर्य काल के समय में। कौन कौन, तक्षशिला, उज्जैन, वाराणसी, ये प्रमुख शिक्षा केंद्र थे। लेकिन उसमें भी देखें इन 3 में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध केंद्र शिक्षा के लिए कौन था, तक्षशिला था, ठीक। मौर्य काल में देखो जुआ, शराब, शिकार, ये भी मनोरंजन के साधन के रूप में गिने जाते थे। कौन, जुआ, शराब, शिकार, ठीक है। स्त्रियों की दशा देखें तो स्मृति काल में बहुत बुरी स्थिति हो गई थी, या सूत्रकाल इसी को बोलते हैं, उसमें बहुत बुरी स्थिति थी, उससे बेहतर था, ठीक है। पुनर्विवाह और नियोग की अनुमति मिल गई थी स्त्रियों की दशा में, ठीक है, तो थोड़ा सुधार हुआ था। सब भ्रांत घर की स्त्रियां प्राय घर में रहती थी, जो बड़े घर की स्त्रियां थी वो घर में रहती थी। कौटिल्य ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासनी बोलते थे। अनिष्कासनी मतलब वो निकलती नहीं थी, ठीक है। तो कौटिल्य इनको क्या बोलते थे, अनिष्कासनी, ठीक है। मौर्य काल में सती प्रथा का प्रचलन का प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन यूनानी लेखक उत्तर पश्चिम भारत में सैनिकों की स्त्रियों के सती होने का उल्लेख करते हैं। लेकिन यूनानी लेखक क्या करते हैं, इसका उल्लेख करते हैं, लेकिन सती प्रथा का कोई प्रचलन प्रमाण नहीं मिला है किसमें, मौर्य काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि रूपा जीवा, रूपा जीवा किसको बोलते थे, तो जो वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां होती थी स्वतंत्र रूप से, उनको रूपा जीवा बोला जाता था। तो रूपा जीवा किसको बोला जाता था, जो स्वतंत्र रूप से वेश्यावृत्ति करने वाली स्त्रियां होती थी, ठीक है। और इनसे क्या होता था, राज्य को आय भी मिलता था। इनसे रूप जीवा से राज्य को क्या मिलता था, आय भी मिलता था। एक भिक्षुणी रूप धारण करने वाली जो संचरा गुप्तचर होते थे उनको परिवार्जिक कहा जाता था। किनको, जो भिक्षुणी रूप धारण करने वाली संचरा गुप्तचर होते थे उनको परिवार्जिक बोला जाता था, ठीक है। बहुत सी गणिकाएं गुप्तचर विभाग में कार्य करती थी। बहुत सी गणिकाएं उस समय क्या करती थी, गुप्तचर विभाग में कार्य करती थी। कला में आ जाओ तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पाटलिपुत्र में 80 स्तंभों वाला राजप्रसाद की तुलना सुसा एवं एक बतना से किसने किया था, तो ये यहाँ पे नाम नहीं लिखा है। सुसा और एक बतना आदि की तुलना किसे किया गया था, राजप्रसाद से की गई थी। तो ये पाटलिपुत्र के यूनानी लेखक थे, वो नाम हमें भी नहीं याद आ रहा है, ठीक है। ये
पाटलिपुत्र के 80 स्तंभों वाले राजप्रसाद की तुलना सुसा और एकवतना से किया गया था। राजप्रसाद की तुलना, ठीक है। पहली बार लकड़ी के स्थान पे पत्थर का प्रयोग किया गया था, ठीक है, इसी में मौर्य काल में जब स्थापत्य बनाया जा रहा था तो पहली बार लकड़ी के स्थान पे क्या किया गया था, पत्थर का प्रयोग किया था। दो प्रकार की कला अगर देखें आर्ट में तो दो प्रकार की कला दिखता है मौर्य काल में। एक तो राजकीय कला दिखता है जिसमें स्तंभ कला आ जाता है, ठीक है, ये मौर्य कला का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है क्या, स्तंभ कला। राजप्रसाद देखो तो पाटलिपुत्र में मिलता है जो 80 स्तंभ वाला ऊपर बताया, और इसके बारे में पाटलिपुत्र 80 स्तंभ वाले जो भवन है राजप्रसाद है जो पटना में है उसका विवरण किसके द्वारा दिया गया है, मेगास्थनीज के द्वारा दिया गया है, ठीक है। स्तूप के बारे में भी राजकीय कला में स्तूप पढ़ेंगे, वो इसमें बताया जाता है कि 84,000 स्तूप किसने बनाया था, अशोक ने बनवाया था, ठीक है। सांची व सारनाथ स्तूप भी आता है इसी में, ठीक। लोक कला में देखो तो लोक कला में मौर्य काल में यक्षिणी की मूर्ति कहाँ से मिला है, दीदारगंज से, पटना से मिला है। वहीं चावर धारणी की मूर्ति मिला है, यक्ष की मूर्ति मिला है मथुरा बनारस से, बेसनगर से यक्ष तथा यक्षिणी दोनों की मूर्ति मिली है। तो बेसनगर से यक्ष और यक्षिणी दोनों की मूर्ति मिली है। और हाथी की मूर्ति कहाँ से मिला है, तो धौली उड़ीसा से मिली है। तो ये लोक कला में है, ये याद रखना है। अब स्तंभ कला को देखते हैं, तो स्तंभ कला में क्या क्या इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। पहली बात है कि जो स्तंभ कला है वो मौर्यकालीन कला के सर्वाधिक क्या है, उत्कृष्ट उदाहरण माने जाते हैं। और ये जो स्तंभ बनाए गए हैं वो चुनार और मथुरा से मंगाए गए पत्थरों से बनाए गए हैं। तो चुनार और मथुरा से मंगाए गए पत्थरों से बनाए गए हैं कौन, स्तंभ। और स्तंभ जो स्तंभ है उस पे अशोक के अभिलेख हैं, ठीक है। जो अशोक के स्तंभ होते थे वो एकास्मक पत्थर के या एक ही पत्थर पे बने होते थे, एक ही पत्थर के बने होते थे। इनकी बड़ी विशेषता क्या थी कि चमकदार पालिश होना। तो ये मौर्य काल में चमकदार पालिश होना भी एक बड़ी विशेषता थी, ठीक है। स्तंभों का शेफ्ट कैसा होता था, तो वो सुंडाकार होता था, सूंड के समान होता था, ठीक। तो ये ध्यान रखना। आप प्रमुख स्तंभों का विवरण देख लें, कहाँ कहाँ पे स्तंभ मिले हैं उसके बारे में इंपॉर्टेंस क्या है। सारनाथ का स्तंभ वेरी इंपॉर्टेंट, ये हर बार यह बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारनाथ का स्तंभ चार सिंह और चार दिशाओं में अंकित किए गए हैं। तो चार सिंह चार दिशाओं में अंकित किए गए हैं सारनाथ स्तंभ पे। इसके नीचे चार पशुओं का चित्र है। तो ये सिंह के नीचे जहां अंकित किए गए हैं वो चार पशुओं को क्या किया गया है, अंकित किया गया है। उसमें बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह है। यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि ये चार पशुओं का चित्र नाम याद रखना है आपको, बैल, घोड़ा, हाथी और सिंह। और बीच में एक चक्र है, और चक्र में कितनी तिलियां हैं, 24 तिलियां हैं, ये ध्यान रखना। यह चक्र बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन का प्रतीक है। तो जो चक्र बनाया गया है, 24 तिलियां बनाया गया है, वो चक्र बुद्ध के धम्म चक्र के प्रवर्तन का प्रतीक माना गया है। और तिरंगे में जो चक्र लिया गया है यहीं से लिया गया है, सारनाथ से। अब बखेड़ा का स्तंभ देखें तो ये कहाँ मिलता है, वैशाली में मिलता है। और अशोक का पहला स्तंभ माना जाता है कौन सा, बखेड़ा का स्तंभ। तो वेरी इंपॉर्टेंट, अशोक का पहला स्तंभ किसको माना जाता है, बखेड़ा का स्तंभ माना जाता है। कहाँ मिला है, तो वैशाली में मिला है। कुछ स्तंभ देख लेते हैं, उनपे कौन कौन सी आकृतियां हैं वो पूछ लिया जाता है। तो संकिसा स्तंभ कहाँ है, फर्रुखाबाद यूपी में है संकिसा। ये भी पूछ लिया जाए कि संकिसा कहाँ है, तो फर्रुखाबाद यूपी में। यहाँ पे इसके ऊपर हाथी की आकृति मिलती है। वहीं रामपुरवा में वृषभ और सिंह की आकृति मिलती है। रामपुरवा के स्तंभ में वृषभ और सिंह की आकृति मिलती है। वहीं लौरिया अरेराज में वृषभ की क्या मिलते हैं, आकृति मिलती है। लौरिया नंदगढ़ में सिंह की आकृति मिलती है। किसकी, सिंह की आकृति मिलती है। और सांची में किसकी आकृति है, सिंह की आकृति है। तो ये ध्यान रखना, इस पे पूछा जाता है क्वेश्चन। तो संकिसा में हाथी, रामपुरवा में वृषभ और सिंह, और लौरिया अरेराज में वृषभ, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह, और सांची में सिंह मिलता है, ठीक। देखो ये माना जाता है, ये मान्यता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाए थे। और बौद्ध के स्रोत के अनुसार देखें तो पिपराहवा सबसे प्राचीन क्या था, स्थल था या स्तूप था। पिपराहवा कौन था, पिपराहवा, ये याद रखना सबसे बौद्ध स्रोत के अनुसार। भरहुत, सांची और धमेक ये माने जाते हैं अशोक द्वारा बनाए गए हैं। कौन, भरहुत, सांची और धमेक इस स्तूप की बात हो रही है। ये किसके द्वारा बनाया गया, अशोक के द्वारा। सांची का महास्तूप सर्वाधिक प्रमुख है, ठीक है। तो इसके डिटेल में नहीं जाएंगे, मेंस में पूछता है, बस इतना ध्यान रखना। याद रखना कि मृदभांड कैसा था मौर्य काल में, वो उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड था, NBPW। उत्तरी काली पॉलिश मृदभांड का प्रचलन था कब, मौर्य काल में। तो ये ध्यान रखना। अब देखो मौर्य काल समाप्त हो गया, अब हम लोग चलते हैं मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल का टाइमलाइन देखें तो 2री सदी से लेके 3री सदी ईसा पूर्व तक था इसका काल, ठीक है। 2री सदी से लेके 3री सदी तक था, ठीक है। तो 2री सदी ईसा पूर्व से लेके 3री सदी तक इसका कार्यकाल मिलता है। मौर्यों के बाद शासक में देखें तो दो, यहाँ पे मौर्योत्तर काल में दो मिलता है, एक तो देशी का शासक मिलता है और एक विदेशी शासक मिलते हैं। तो देशी शासक और विदेशी शासक में बांट के हम मौर्योत्तर काल को पढ़ेंगे। तो पहला हम लोग चलते हैं देशी वंश, जो भारत में ही वंश थे, विदेशी बाहर से आक्रमण नहीं हुए किए थे, वो देशी वंश थे, उनके बारे में देखें। तो देशी वंश में पहला था शुंग वंश।
पहला कौन था? शुंग वंश। और ये मर्योत्तर काल में है। ठीक है, हमने टाइमलाइन बता दिया है, वहां अगर नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लेना। टाइमलाइन से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ये 185 ईसा पूर्व से लेके 75 ईसा पूर्व तक था शासन किसका? शुंग वंश का। अब पूछ लिया जाता है कि इनकी शुंग वंश की जानकारी कहाँ कहाँ से मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथ की बात देखें तो दिव्यावदान में मिलता है क्या? ये शुंग वंश के बारे में मिलता है। इसमें पुष्पमित्र शुंग का बौद्ध संहारक के रूप में उल्लेख किया गया है। तो पुष्पमित्र शुंग को बौद्ध संहारक के रूप में उल्लेख किया गया है किसमें? दिव्यादान में। जैन ग्रंथ थेरावली में भी उल्लेख मिलता है शुंग वंश का। ठीक है, और थेरावली किसने लिखा है? तो मेरु तुंग ने इसकी रचना की है। पतंजलि का महाभाष्य है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये यवन आक्रमण का उल्लेख करते हैं इसी में महाभाष्य में। तो पतंजलि ने क्या लिखा था? महाभाष्य, उसमें भी शुंग वंश की जानकारी मिलती है। और कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र, इसमें भी शुंग वंश की भी जानकारी मिलती है। ठीक, तो ये जानकारी के साहित्य थे। और बेसनगर अभिलेख से भी हमें शुंग वंश की जानकारी मिलती है। तो बेसनगर अभिलेख से कालिदास के मालविका अग्निमित्र, दूसरा पतंजलि के महाभाष्य, जैन का क्या है? थेरावली, और बौद्ध ग्रंथ का क्या? दिव्यवदान से हमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अब शुंग वंश के शासक के बारे में देख लेते हैं। शुंग वंश का शासक पहला था पुष्पमित्र शुंग, जो बताया था ना कि ये मौर्य सेनापति था। और बृहद्रथ जो अंतिम था मौर्य साम्राज्य का राजा, उसकी हत्या करता है कौन? पुष्पमित्र शुंग। और खुद शुंग वंश की स्थापना करता है कौन? पुष्पमित्र शुंग। इसकी राजधानी कहाँ रहती है शुंग वंश की? तो पाटलिपुत्र में रहता है। और तो पुष्पमित्र शुंग क्या था? ये ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। दूसरी बात है कि ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था, वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराया था। ठीक, तो ये ध्यान रखना। सांची स्तूप में पत्थर का घेरा किसने कराया था? तो वो इसने कराया था, पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। सांची स्तूप में पत्थर का घेरा किसने कराया था? पुष्पमित्र शुंग ने कराया था। वहीं भरूच स्तूप का निर्माण किसने किया था? पुष्पमित्र शुंग ने भी किया था। ठीक है, तो भरूच स्तूप में निर्माण किसने कराया था? पुष्पमित्र शुंग ने। सांची स्तूप में पत्थरों का घेरा किसने बनाया था? पुष्पमित्र शुंग ने बनाया था। ये क्वेश्चन कितने बार पूछा जा चुका है कि पतंजलि जो महाभाष्य के लेखक हैं वो किसके समकालीन थे? तो पुष्पमित्र शुंग के समकालीन थे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। अग्निमित्र के बारे में देखो तो इसकी चर्चा कालिदास ने मालविका अग्निमित्र में मिलती है। तो कालिदास द्वारा रचना किया गया है मालविका अग्निमित्र, उसमें चर्चा किसकी मिलती है? अग्निमित्र की मिलती है। कैसे? तो ये मालव राजकुमारी मालविका थी, उनसे प्रेम और विवाह का वर्णन इसमें लिखा गया है मालविका अग्निमित्र में। ठीक है, तो मालविका अग्निमित्र में इनके नाम और अग्निमित्र का दोनों का नाम कंबाइंड करके लिख दिया था। और ये मालव राजकुमारी मालविका से प्रेम और विवाह का वर्णन मिलता है किसमें? मालविका अग्निमित्र में। अब नेक्स्ट बनता है कौन? देवहूति के बारे में बात करें तो देवहूति में देख लो। तो देवहूति जो था ये अंतिम शासक था किसका? शुंग वंश का। देवहूति अंतिम शासक था किसका? शुंग वंश का। और इसकी हत्या किसने कर दिया था? तो इसकी मंत्री वासुदेव ने हत्या कर दिया था। और यही वासुदेव ने हत्या कर दिया था और यही वासुदेव क्या किए? कौरव वंश की स्थापना किए। तो ध्यान रखना, अभी पढ़े शुंग वंश, शुंग वंश के बाद हम लोग आ गए किस पे? कौरव वंश। कौरव वंश की कौन स्थापना किया? तो वासुदेव ने किया था। ये भी ब्राह्मण धर्म का पालन करता था। अंतिम शासक इसका कौन था? कौरव वंश का सुशर्मन था। ठीक है, तो कौन था कौरव वंश का अंतिम शासक? सुशर्मन था, जिसकी हत्या किसने किया था? सिमुक ने किया था। और यही सिमुक क्या किया? सातवाहन वंश की नींव रखी। तो अब कौरव वंश के बाद कौन आ जाता है? सातवाहन वंश। ठीक है, आंध्र सातवाहन वंश। तो सातवाहन में देखो, सातवाहन का संस्थापक कौन माना जाता है? सिमुक माना जाता है। इसकी राजधानी कहाँ था? तो प्रतिष्ठान या पैठन माना जाता है राजधानी सातवाहन का। ठीक है, और आरंभिक में राजधानी ये सातवाहन का वंश का कहाँ था? तो अमरावती था। कहाँ था? अमरावती। किस क्षेत्र पे सातवाहन वंश का शासन था? तो महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो क्षेत्र देख रहे हो वर्तमान समय में, वहां पे सातवाहन वंश का शासन था। अब सातवाहन वंश के शासक के ऊपर क्वेश्चन बहुत बनते हैं, तो उसको पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। इसमें पहला शासक बनता है सतकर्णी प्रथम। सतकर्णी प्रथम, इसकी पत्नी का नाम था नागनिका। क्या नाम था? नागनिका। उसने नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का पहला उल्लेख मिलता है। तो नागनिका के नानाघाट अभिलेख में भूमिदान का पहला उल्लेख मिलता है। तो पूछ लिया जाता है भूमिदान का देने वाले प्रथम शासक कौन थे? तो वो कौन थे? वो थे हमारे सातवाहन वाले। ठीक है, दूसरा है हाल। हाल प्राकृतिक भाषा में गाथा सप्तशती की रचना की थी। तो गाथा सप्तशती की रचना किसने की थी? तो हाल ने किया था। ठीक है, और सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। तो राजकीय भाषा कैसी थी? प्राकृतिक थी। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कथन कारण देके। तो ये प्रमुख शासक में हाल देखे। और दूसरी बात ये इंपॉर्टेंट है कि सातवाहनों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृतिक थी। नेक्स्ट आता है कौन? हाल के बाद गौतम पुत्र सतकर्णी। ये सर्वाधिक प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, और इसकी माता गौतमी बलश्री का नासिक अभिलेख। तो
इसकी माता गौतमी बलश्री ने नासिक में अभिलेख लिखवाया था और इसी नासिक अभिलेख में गौतम पुत्र सतकर्णी के बारे में पता चलता है। तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और सातवाहन वर्ण व्यवस्था का संस्थापक माना जाता है। तो वर्ण व्यवस्था का संस्थापक कौन माना जाता है सातवाहन में? गौतमी पुत्र सतकर्णी माना जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वर्ण व्यवस्था का संस्थापक कौन है? सतमी पुत्र सतकर्णी माना जाता है। शक शासक नहपान को हराया था। तो एक शक शासक था नहपान, उसको कौन हराया था? गौतमी पुत्र सतकर्णी ने हराया था। ठीक। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कि वशिष्ठ पुत्र पुलमावी, वशिष्ठ पुत्र पुलमावी ये जो शक शासक था रुद्रदमन को से हारा था। कौन? वशिष्ठ पुत्र पुलमावी सतवाहन का शासक था, वो शक शासक रुद्रदमन से क्या था? हारा था। यज्ञ श्री सतकर्णी, ये सिक्कों पे जलायन का चित्र मिलता है। यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पे जलयान का चित्र किस पे मिलता है? सिक्कों पे। तो यज्ञ श्री सतकर्णी के सिक्कों पे जलयान का चित्र मिलता है। सातवाहनों के बाद यहाँ पे कौन कौन से वंश बने थे सातवाहनों के बाद? तो साउथ में देखें तो वंश आया था आबिर वंश, जो पश्चिमी महाराष्ट्र में था। आबिर वंश कहाँ था? पश्चिमी महाराष्ट्र में। उसके बाद वाकाटक वंश था पूर्वी महाराष्ट्र में। इक्ष्वाकु वंश कहाँ था? तो नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश में था इक्ष्वाकु वंश। ठीक। वहीं देखें पल्लव वंश कहाँ था? तमिलनाडु में। तो इसके बाद ये सब अलग अलग जगह पे एक ही समय में आबिर वंश, वाकाटक वंश, इक्ष्वाकु वंश और पल्लव वंश की स्थापना होता है। ठीक है। जो वाकाटक वंशी थे प्रवर सेन प्रथम कौन से वंश से रिलेटेड थे? वाकाटक वंश से रिलेटेड थे। इन्होंने 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। कितने अश्वमेध यज्ञ कराया था? तो 4 अश्वमेध यज्ञ कराया था। किसने? प्रवर सेन प्रथम ने कराया था। ठीक है। वहीं वाकाटक वंशी प्रवर सेन द्वितीय की बात करें तो प्राकृतिक भाषा में सेतु बंध लिखा था। तो प्राकृतिक भाषा में सेतु बंधु किसने लिखा था? प्रवर सेन द्वितीय ने लिखा था। ठीक। नेक्स्ट है कलिंग की चेंदी वंशी शासक। ये पूछा जाता है कि खारवेल कौन से वंश का शासक था? तो चेदी वंशी शासक था खारवेल। ठीक है। तो कलिंग के खारवेल ने हाथी गुम्फा अभिलेख में, हाथी गुम्फा अभिलेख कौन लिखा है? तो खारवेल ने लिखा है। कहाँ पे? तो ये उड़ीसा में है। ठीक है। जैन धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है। तो हाथी गुम्फा में पहली बार जैन धर्म का पहला अभिलेखीय साक्ष्य मिलता है और जिन सेन की मूर्ति कलिंग वापस लाया था किसने? ये खारवेल ने लाया था। ठीक है। तो कहाँ से लाया था? मगध से लाया था खारवेल। कहाँ से? मगध से लाया था। किसकी मूर्ति? जिन सेन की मूर्ति थी। ठीक। वो कलिंग लेकर आया था। कौन? खारवेल। तो हम लोग देसी वंश में देख लिए सीक्वेंस क्या था? सुंग वंश था। सुंग के बाद क्या आया? करडौ आया। करडौ के बाद कौन आया था? सातवाहन आए थे। ठीक है। सातवाहन, और सातवाहन के बाद बहुत सारे देख लिए लास्ट में बटा हुआ है। तो ये सीक्वेंस था। अब देखो प्रमुख विदेशी वंश को देखने जा रहे हैं। तो हिंद ग्रीक, इंडो ग्रीक या ग्रीक सबसे पहले विदेशी आते हैं कब? तो मौर्योत्तर काल में। ठीक है। तो मौर्योत्तर काल में सबसे पहले विदेशियों का आक्रमण किसका होता है? तो इंडो ग्रीक या ग्रीक का होता है। ठीक है। तो मौर्योत्तर विदेशी वंशों में सर्वप्रथम हिंद यूनानी आए थे। कौन आए थे? इंडो ग्रीक आए थे। ठीक है। तो अगर पूछे तो कौन कैसे आया था? तो इसका एक शॉर्ट फॉर्म याद रखना, जीएस पीके। जीएस कौन पढ़ा रहा था? पीके पढ़ा रहे थे। तो जीएस पीके, इससे याद रखना पहले कौन आए थे? ग्रीक आए थे या इंडो ग्रीक, उसके बाद शक आए थे, उसके बाद पहलव आए थे, देन कुषाण आए थे। ये सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाता है। तो ये जीएस पीके से याद रखना। ठीक। ये कहाँ के थे इंडो ग्रीक? तो मूलतः बैक्ट्रिया के थे, जो मध्य सेंट्रल एशिया क्षेत्र से बिलोंग करते थे। तो मध्य एशिया क्षेत्र से ये इंडो ग्रीक आए थे। ठीक। इंडो ग्रीक में देखें तो मिनांडर था, मिनांडर या मिलिंद, ये डेमेट्रियस वंश का था। कौन? मिनांडर या मिलिंद कौन से वंश से? डेमेट्रियस वंश से था। और राजधानी कहाँ था? सियालकोट। ठीक है। बौद्ध नागसेन से संवाद की चर्चा किसमें मिलता है? मिलिंद पन्नों में मिलता है। तो बौद्ध नागसेन थे जो 200 बीसी के करीब थे और उसके बाद 200 एडी में नागार्जुन को बताया था, कंफ्यूज मत करना। तो ये 200 बीसी में मिनांडर और मिलिंद, मिनांडर या मिलिंद से संवाद किसका होता है? नागसेन का संवाद होता है। और उसकी चर्चा किसमें मिलता है? तो मिलिंद पन्नों में मिलता है। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है कि एंटियालिकिड्स ये यूक्रेटाइड्स वंश की स्थापना किया था, यूक्रेटाइड्स वंश की, और इसकी राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला में थी। अब इनके प्रभाव क्या क्या होते हैं? ये हिंद यूनानी शासकों ने पहली बार सोने के लेख युक्त सिक्के जारी किए थे। तो पूछा जाए कि पहली बार लेख युक्त सिक्के, सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? तो इंडो ग्रीक ने किया था या हिंद यूनानी शासकों ने किया था। ठीक है। तो ये ध्यान रखना, क्या बोला कि पहली बार सोने के लिखे हुए सिक्के किसने जारी किया था? तो हिंद यूनानी शासकों ने किया था। इसी में ध्यान रखना है कि यूनानी शासक एक था स्ट्रैबो टू। कौन था? स्ट्रैबो टू था। उसने शीशे के सिक्के जारी किए थे। तो अभी तक हमने बताया क्या कि सोने के सिक्के पर लिखने की परंपरा किसने स्टार्ट किया था? इंडो ग्रीक ने किया था। और शीशे के सिक्के किसने जारी किया था? तो स्ट्रैबो सेकंड ने जारी किया था। पर्दा प्रथा की शुरुआत यहीं से हो गई थी। कहाँ पे? तो यही इंडो ग्रीक
के आने के बाद पर्दा की शुरुआत, ठीक है, पर्दा की शुरुआत, पर्दा प्रथा नहीं है, सॉरी, पर्दा की शुरुआत कहाँ से हो गया था? यहीं से होता था। क्या होता था कि नाटक चलता था ना, तो नाटक जब भी चलता था तो पर्दा गिराया जाता है, तो वो यहाँ से आया था, कहाँ? इंडो ग्रीक से। संस्कृत में काली मिर्च के लिए एवन प्रिय शब्द का उल्लेख किया है। तो संस्कृत में काली मिर्च को क्या बोला गया है? एवन प्रिय शब्द बोला गया है, ठीक है। और हिंद यूनानी हेलेनिस्टिक हेलेनिस्टिक कला के विकास में कौन मदद किया था? ये हिंद यूनानी ने किया था। वही हेलेनिस्टिक कला से आगे चल के गंधार शैली और गंधार शैली का विकास होता है। गंधार शैली का विकास कैसे होता है? हेलेनिस्टिक कला से ही होता है, ठीक। ज्योतिष शास्त्र भी इंडो ग्रीक का ही देन है। ज्योतिष शास्त्र भी इंडो ग्रीक का देन है। सिक्कों के लिए दम द्रम शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो सिक्कों के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता था? द्रम, ठीक है। और यूनानी शब्द द्रकम से निकला है, तो इसे कोई मतलब नहीं है, बस ये ध्यान रखो कि सिक्कों के लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता था? द्रम शब्द प्रयोग किया जाता था। अब इसमें आता है शक वंश। शक वंश में देखें इसके बाद, तो हिंद यूनानी के बाद शक वंश आए थे। ये भी मूलतः क्या, सेंट्रल एशिया या मध्य एशिया के थे। 4 क्षेत्रों में इनका था राज्य। तक्षशिला में माउस, मथुरा में राजोल और नासिक में नहपान, ठीक है। और उज्जैन में रुद्रदमन क्या था? शासक था। क्या बोला कि तक्षशिला में माउस शासक था, वही मथुरा में राजोल था, नहपान किसमें था? नासिक में, और उज्जैन में कौन था? रुद्रदामन था, ठीक। इसी में देखें तो सच में संस्कृति भाषा में प्रथम अभिलेख या गद्य पद्य में लिखा गया था कौन? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये बताया गया है। सुदर्शन जेल संबंधी उल्लेख मिलना है किसमें? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख में। गिरनार क्षेत्र सौराष्ट्र प्रांत और गुजरात में अवस्थित है कौन? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ है? गिरनार क्षेत्र के सौराष्ट्र प्रांत में गुजरात में अवस्थित है कौन? जूनागढ़ अभिलेख। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त आदि का नाम मिलता है किसमें? इसी में, जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है, ध्यान रखना। इसके बाद पहलव आए थे या परथियाई वंश आया था, और इसका संस्थापक कौन था पहलव वंश का? तो मृथेडेटस प्रथम था, ठीक। प्रमुख शासक कौन था? तो गोंडो फर्निस था। प्रमुख शासक किसका? पहलव का, ठीक है। इसकी राजधानी कहाँ थी पहलव की? तो तक्षशिला थी। और तख्ते बाही अभिलेख कहाँ पे है? पेशावर में। ये तख्ते बाही अभिलेख में पहलव के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। सेंट थॉमस ईसाई पादरी गोंडो फर्निस के समय में भारत आया था। तो पूछा जाता है कि सेंट थॉमस जो ईसाई पादरी था किसके समय में आया था? तो पहलव का प्रमुख शासक था गोंडो फर्निस, उसके समय में आया था, ठीक। अभी तक जितने भी पढ़े उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुषाण वंश है। ये मध्योत्तर विदेशी वंशों में सबसे ज्यादा प्रभावी वंश था। मूलतः पश्चिमी चीन मतलब मध्य एशिया यूची या तोखारी जाति के थे। तो पूछा जाता है कि कुषाण वंश कौन से जाति के थे? तो यूची या तोखारी जाति के थे। प्रमुख शासक में देखें तो पहला कडफिस प्रथम था। प्रमुख शासक में देखें तो कौन था? कडफिस प्रथम था। उसके बाद भीम कडफिस आया और इसने कुषाणों में पहली बार इसी ने सोने का सिक्का चलाया था। तो पहली बार कुषाणों में पहली बार सोने का सिक्का किसने चलाया था? भीम कडफिस ने चलाया था। और जो भीम कडफिस था वो शैव धर्म उपासक था, ठीक है। शैव धर्म उपासक था भीम कडफिस। वही हुबिस्क शैव और वैष्णव उपासक था। जो हुबिस्क था वो शैव एवं वैष्णव के क्या था? धर्म का उपासक था। कनिष्क के बारे में देखें तो 78 ईस्वी से लेके 105 ईस्वी तक कनिष्क ने राजा बना रहा, ठीक है। कौन? कनिष्क राजधानी मथुरा व पुरुषपुर या इसी पुरुषपुर को पेशावर बोलते हैं। 2 राजधानियां बनाया था कनिष्क ने। किसको मथुरा या पुरुषपुर बोले या पेशावर बोले, ठीक है। राज्य रोहण की तिथि इसकी क्या थी? 78 ईस्वी में थी। तो 78 ईस्वी में इसका राज्य रोहण हुआ था कनिष्क को। और शक संवत का आरंभ यहीं से माना जाता है। कब? 78 ईस्वी से, ठीक। संवत की बात आ गई तो देखो कली संवत 3102 ईसा पूर्व से माना जाता है। विक्रम संवत ये 57 ईसा पूर्व से माना जाता है। गुप्त संवत या इसी को बल्बी संवत बोलते हैं 319 ईसा पूर्व में माना जाता है। ईसा में माना जाता है, ईसा पूर्व नहीं है, बाकी सब ईसा पूर्व है। कली संवत ईसा पूर्व 3102, विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व, और गुप्त संवत 319 ईस्वी, और हर्ष संवत 606 ईस्वी में माना जाता है, ठीक है। जो चीन के राजा पांचाओ, कौन? पांचाओ आते थे। पांचाओ कनिष्क को हराया, पर बाद में कनिष्क की विजय हुई थी। तो चीन के राजा पांचाओ ने कनिष्क को क्या किया था? हराया था। फिर वो पांचाओ को हरा दिया, ठीक। अब देखते हैं कनिष्क के काल में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। तो पूछा जाता है कि रेशम मार्ग पे अधिकार किसके समय में हुआ था? तो कनिष्क ने कुषाणों का जो चीन से होकर रोम जाने वाला था, कौन सा रेशम मार्ग, उस पर अधिकार कौन कर लिया था? कनिष्क ने कर लिया था, या अधिकार स्थापित हो गया था। तो ये पूछा जा चुका है, ठीक है। रेशम मार्ग पे अधिकार कौन कर लिया था? कनिष्क ने कर लिया था, ठीक। और कुषाणों की व्यवस्थित नौसेना नहीं थी, ये ध्यान रखना।
कनिष्क के कालीन विद्वान जो थे उनसे क्वेश्चन बनता है। तो वसुमित्र क्या थे, ये बौद्ध विद्वान थे, ये कनिष्क काल में है। अश्वघोष बौद्ध विद्वान थे। संघरक्ष कनिष्क का पुरोहित था। संघरक्ष कौन था, कनिष्क का पुरोहित। पूछा जाता है इसकी संघरक्ष या कनिष्क का पुरोहित कौन था, तो संघरक्ष था। ठीक है। पार्श्व पार्श्व इन्हीं के आग्रह पे चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो चौथी बौद्ध संगति जो जम्मू कश्मीर में हुआ था वो किसके आग्रह पे हुआ था, पार्श्व के आग्रह पे। नागार्जुन का नाम सुना है, शून्यवाद का जनक जो माने जाते थे, इन्हीं के कनिष्क के कालीन थे। चरक का नाम सुना है, चरक संहिता इन्होंने लिखा है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र के जनक माने जाते हैं। कौन, चरक। और तक्षशिला विद्यालय में क्या किया था, तक्षशिला विश्वविद्यालय में चरक ने शिक्षा ली थी। ठीक है। नेक्स्ट है सुश्रुत। सुश्रुत शल्य चिकित्सा के जनक माने जाते हैं और सुश्रुत संहिता किसने लिखा है, सुश्रुत ने लिखा है। ठीक है। अर्थव्यवस्था के बारे में देखें तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी कौन किया था, पूछा जाए तो कुषाणों ने किया था। सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किया था, कुषाणों ने किया था। हालांकि सोने के सबसे ज्यादा सिक्के किसने जारी किए, गुप्त काल में जारी किए गए। तो सोने के सबसे ज्यादा सिक्के पूछे कि जारी कब किए गए, तो गुप्त काल में किए गए। लेकिन सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का पूछा जाएगा तो कौन जारी किया, कुषाणों ने किया था। कुषाणों ने ही प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो इन्होंने सबसे ज्यादा प्राचीन भारत में सबसे ज्यादा तांबे के सिक्के किसने जारी किए थे, कुषाणों ने। लेकिन वहीं सोने के सिक्का बोलते तो गुप्त काल में जारी किया गया था। कुषाणों ने चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। तो कुषाण जो थे वो चांदी के सिक्के नहीं चलाए थे। वेरी इंपॉर्टेंट। चांदी के सबसे ज्यादा सिक्के अगर देखें तो गुप्त काल के हैं। सीसे, पोटीन आदि धातु के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। तो सीसा हो, पोटीन हो, इसके सिक्के किसने जारी किए थे, सातवाहन शासकों ने जारी किए थे। स्त्रियों की स्थिति देखें तो बाल विवाह का प्रचलन हो गया था और स्त्रियों के लिए उपनयन संस्कार की जो उपनयन संस्कार होती थी उसका समाप्ति कर दिया गया था। कब, उत्तर मौर्य काल में आते आते स्त्रियों की उपनयन संस्कार क्या हो गया, बंद हो गया था, जिसके कारण स्त्री की स्थिति में क्या हो गया था, गिरावट आ गई थी, वो नीचे स्तर के आ गए थे। देखो कनिष्क के समय ही बौद्ध की चौथी संगति हुई थी, 102 ईस्वी में हुआ था, 102 ईस्वी में हुआ था। इसी के समय में बौद्ध धर्म की महायान शाखा का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था। तो इसी में महायान हीनयान दो डिवीजन भी हुआ था और महायान शाखा का ज्यादा प्रचार प्रसार हुआ था इसके कनिष्क के काल में, ध्यान रखना। ठीक। कला के बारे में देखें तो दो नगर बसाया था कनिष्क ने। एक तो कनिष्कपुर बोलते हैं जिसको कश्मीर बोलते हैं, और दूसरा सिरकप। सिरकप किसको बोला जाता है, तक्षशिला। इसको दो नगर कौन बसाया था, ये कनिष्क ने बसाया था। ठीक। नेक्स्ट हमारा है कि एक विशाल महल कनिष्क ने टोपरक कला में एक विशाल महल बनवाया था। कनिष्क ने टोपरक कला में एक विशाल महल बनवाया था। तो कौन सी कला में, टोपरक कला में, ध्यान रखना। अब मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी कभी कल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो कनिष्क के समय गंधार कला और मथुरा कला का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और गंधार कला का देखें तो गंधार कला के बारे में, तो गंधार कला हिंदू यूनानी जो इंडो ग्रीक के समय में भारत पश्चिम उत्तर भारत में विकसित हेलेनिस्टिक कला की शैली से प्रेरित था। तो जो इंडो ग्रीक के हेलेनिस्टिक कला था उससे प्रेरित था कौन, गंधार कला। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यही शैली कुषाण काल में विकसित होकर क्या बन गया, गंधार कला शैली बन गया। मथुरा कला ये स्वदेशी तत्वों से प्रेरित था, जबकि गंधार कला इंडो ग्रीक के हेलेनिस्टिक कला से प्रेरित था। ठीक है। मथुरा कला का विकास होने का एक मेन कारण ये भी था कि मथुरा क्या था, कुषाणों की राजधानी भी थी। तो ये भी ध्यान रखना। मेंस में ज्यादातर लिखने का आता है। पत्थर कैसा यूज किया था, तो गंधार कला में काले और हरित बलुआ पत्थर प्रयोग किया गया था या शिष्ट पत्थर प्रयोग किया गया था गंधार कला में। वहीं मथुरा कला में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। अगर स्वरूप देखिए गंधार कला में तो मूर्तियों की भौतिकता का प्रभाव दिखता है इसमें। जो शारीरिक बनावट है वो सूक्ष्मता से किया गया था। मूंछों की बनावट देखो, यूनानी वेशभूषा अलंकरण रहित शरीर से सटे जीने वस्त्र आदि से स्पष्ट होता है। तो इनकी जो शारीरिक बनावट सूक्ष्मता से किया गया था। ठीक है। दूसरी बात है कि इसमें सदैव हरित स्तरित चट्टान या शिष्ट का प्रयोग किया जाता था। तो ये इतना ध्यान रखना। मथुरा कला में क्या है, आध्यात्मिक प्रभाव ज्यादा था। अगर देखें तो गंधार कला में मुख्यतः बुद्ध की मूर्तियां बनाई जाती थी गंधार कला में। वहीं मथुरा कला में हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों की मूर्तियां बनाई जाती थी, ये ध्यान रखना। ठीक है। बुद्ध की मूर्ति पे प्रभाव देखें, बुद्ध की मूर्ति पे प्रभाव तो गंधार कला में देखें तो यहाँ बुद्ध की मूर्ति यूनानी देवता जो अपोलो हैं उनकी नकल करते हुए दिखाई देता है। ठीक है। और इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा और अभय मुद्रा आदि का निर्माण हुआ है। तो धर्म चक्र मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में, अभय मुद्रा में इस गंधार कला में बुद्ध की मूर्तियां देखने को मिलती। वहीं मथुरा कला देखो तो ये पूर्णतः क्या था, स्वदेशी था। ठीक है। इस पर भारतीय प्रभाव देखने को मिलता है। कनिष्क के शासन में महायान शाखा द्वारा बुद्ध को क्या माना गया था, देवता माना गया था कनिष्क के ही शासन काल में। ठीक है, ध्यान रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है मौर्योत्तर संस्कृत के बारे में देखें तो ब्राह्मण धर्म में देखें तो शुंग, कौरव और दक्षिण भारत में सातवाहन थे।
वाकाटक थे, ये ब्राह्मण वंशी शासक थे। तो कौन ब्राह्मण वंशी शासक थे? शुंग थे, कौरव थे, सातवाहन थे और वाकाटक, ये सब ब्राह्मण वंशी शासक थे। पहली बात ये ध्यान रखना, ठीक। देखो व्यापार के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, तो ये कुछ पुस्तक हैं, इसके नाम पूछे जाते हैं, नेचुरल हिस्टोरी का, ठीक है। इसमें इटली से बड़ी मात्रा में सोने आने पे दुख व्यक्त करता है कौन? पिलानी। किसके द्वारा लिखा गया है? ये नेचुरल हिस्टोरी का। इसमें इटली से बड़ी मात्रा में इंडिया में सोना आने पे क्या करता है? दुख व्यक्त करता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी किसने लिखा है? अज्ञात यूनानी लेखक है, इसका कोई लेखक नहीं माना जाता है। भूगोल किसके द्वारा लिखा गया है? टालमी। क्रिश्चियन टोपोग्राफी किसके द्वारा लिखा गया है? कस्मस के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी अगर व्यापार देखो तो कुषाणों का व्यापार पश्चिम विश्व में फारस की खाड़ी से ज्यादातर होता था, लाल सागर से जाके ये पश्चिमी विश्व में क्या करता था? अपना व्यापार करता था, ठीक है। और सबसे फेमस क्या है? अरिकामेडु जो बंदरगाह था वो फेमस था, ठीक है। और लास्ट देखें तो कुषाणों ने रोमन सिक्कों की नकल पे सोने के सिक्के चलाए, उसको क्या बताया? दिनार बोला। किसने? कुषाणों ने चलाया। तो दिनार किसने चलाया था? कुषाणों ने चलाया था। और रोमन सिक्कों के नकल पे चलाया था, सोने के सिक्के थे दिनार। तो ये ध्यान रखना। अब ये हमारा समाप्त होता है मौर्य और मौर्योत्तर। इसके बाद हमारा बस एक आखिरी लेक्चर आएगा, एंशिएंट हिस्ट्री क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। थैंक यू सो मच।